Assalamu alaikum. So today we are going to start sympathomimetic और sympathomimetic ऐसे ड्रग्स होंगे जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की मिमिक्री करेंगे, यानी उनकी नकल उतारेंगे। सही हो गया। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अगर आपको काम आते हैं तो सिंपैथोमाइमेटिक के भी वही काम होंगे। जो आपको अल्फा और बीटा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स आप लोगों ने पढ़े हैं, अगर आप उनके फंक्शन आते हैं तो आपको सिंपैथोमाइमेटिक के फंक्शंस भी आते होंगे। सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन देखेंगे कि इसको क्लासीफाई किस तरह करते हैं। फिर हम जाएंगे, हम देखेंगे कि रिसेप्टर्स कौन कौन से होते हैं। फिर रिसेप्टर के थोड़े थोड़े मैं फंक्शन बताऊंगा जो आप लोग को मेनली पता होने चाहिए स्टार्ट में। बाकी आप लोग वक्त के साथ याद कर लें, वो मतलब इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो प्राइमरीली इंपॉर्टेंट होते हैं ना वो मैं पहले बताऊंगा ताकि आप लोगों को ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। हमेशा हर चीज की मैं एक ही बात कहता हूँ, जब आप क्लासिफिकेशन आती होगी तब आप लोग अच्छा कर सकते हो। सो द क्लासिफिकेशन ऑफ सिंपैथोमाइमेटिक, अगेन डायरेक्ट एक्टिंग एंड इनडायरेक्ट एक्टिंग, ये दो चीजें होगी। डायरेक्ट एक्टिंग कौन सी होगी अब आप सबको पता लग चुका होगा। डायरेक्ट एक्टिंग आर दोज which directly act on the receptor. Like if we have alpha receptor, तो डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग जाएगी और उस रिसेप्टर को एक्टिवेट खुद करेगी, खुद जाके उस पर अटैच होगी। डायरेक्ट एक्टिंग वो होती है। इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग न्यूरोट्रांसमीटर के लेवल को वेरी करवाती है। जैसे आप लोगों ने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वाले जो चैप्टर्स पढ़े थे, उसमें जो इनडायरेक्ट होती थी वो एसिटाइल कोलिन के लेवल को एडजस्ट करती थी। जो आज आप इनडायरेक्ट एक्टिंग कर रहे हो वो सिंपैथोमाइमेटिक है। तो सिंपैथोमाइमेटिक किसके लेवल को करेगी? मेनली नोरएपिनेफ्रिन को, बिकॉज नोरएपिनेफ्रिन इज द न्यूरोट्रांसमीटर फॉर द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, फॉर द एड्रिनर्जिक नर्वस सिस्टम, जो एड्रिनर्जिक पार्ट होता है नर्वस सिस्टम का। तो डायरेक्ट एक्टिंग पहले हम देखते हैं किस तरह डिवाइडेड है। मेनली हमारे पास दो तरह के रिसेप्टर्स थे सिंपैथेटिक में, अल्फा एंड द बीटा रिसेप्टर्स। कुछ ड्रग्स होंगी जो अल्फा एंड बीटा एगोनिस्ट दोनों है। फिर कुछ ड्रग्स है जो सिर्फ अल्फा रिसेप्टर पे काम करती है। फिर कुछ ड्रग्स है जो सिर्फ बीटा रिसेप्टर पे काम करती है। सही हो गया। अब जो अल्फा एंड बीटा दोनों है ना, ये भी हर रिसेप्टर पे अल्फा और बीटा के काम नहीं करती। फॉर एग्जांपल हमारे पास अल्फा रिसेप्टर की क्लासिफिकेशन की थी तो एक अल्फा 1 था, एक अल्फा 2 था। अल्फा 1 की भी फर्दर क्लासिफिकेशन होती है, लेकिन ये मैं आपको एंटागोनिस्ट वाले चैप्टर में बताऊंगा, यानी इससे अगले चैप्टर में। वो प्रोफ का एमसीक्यूज कैसे आता है, प्रोफ में एमसीक्यूज इस साल भी आया था, पहले भी आया है, वो मैं तब समझाऊंगा। आप अभी इसको देखेंगे जो सिंपल क्लासिफिकेशन। और बीटा की बीटा 1 और बीटा 2 मेनली होती है, बीटा 3 भी अब होती है। तो ये आप लोगों के पास क्लासिफिकेशन थी। अल्फा 1 जीक्यू सिस्टम मेडिएटेड आप लोगों ने पढ़ा था, अल्फा 2 आप लोगों ने पढ़ा था कि जी आई से रिलेटेड होता है, और बीटा सारे सिस्टम्स जी एस से रिलेटेड होते हैं, जो रिसेप्टर्स होते हैं। अब जो अल्फा रिसेप्टर की क्लासिफिकेशन है उसमें भी देखें नॉन सिलेक्टिव। नॉन सिलेक्टिव का मतलब है अल्फा 1 पे भी एक्ट कर सकता है, अल्फा 2 पे भी। अल्फा 1 सिलेक्टिव यानी इट विल ओनली एक्ट ऑन अल्फा 1 रिसेप्टर। अल्फा 2 सिलेक्टिव, इट विल ओनली एक्ट ऑन अल्फा 2 रिसेप्टर। देखेंगे सिलेक्टिव मेडिसिन आ गई। मैंने आप लोगों को पिछले चैप्टर्स में बताया था मस्कुलिनिक वाले में कि वो इतनी सिलेक्टिव नहीं होती, लेकिन जो अल्फा और बीटा ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के ना, इनमें कुछ मेडिसिन बिट सिलेक्टिव है, कुछ ना कुछ उनकी सिलेक्टिविटी है रिसेप्टर्स के साथ। तो वो हम सिर्फ स्पेसिफिक रिसेप्टर के अकॉर्डिंग देंगे, यानी हमें कम साइड इफेक्ट्स मिलेंगे। साइड इफेक्ट्स तो होते हैं, उस रिसेप्टर के भी होते हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा साइड इफेक्ट्स मिलने होते हैं उससे हम बच सकते हैं। फिर नॉन सिलेक्टिव, ये जो बीटा नॉन सिलेक्टिव आइसोप्रोटेलिनोल, इट मींस ये सारे बीटा रिसेप्टर्स पे काम कर रही है। बीटा 1 सिलेक्टिव, ये सिर्फ बीटा 1 पे काम करेगी। बीटा 2 सिलेक्टिव, ये सिर्फ बीटा 2 पे करेगी। तो ये होगी डायरेक्ट एक्टिंग की कि किस रिसेप्टर पे काम करना है। आप लोगों ने इनके नेम्स पहले तो अच्छे से याद कर लेना है, पहला काम तो आप लोग को नेम्स का होना चाहिए। देन हम आ जाते हैं नेक्स्ट चीज पे, इनडायरेक्ट एक्टिंग। यानी इस ड्रग ने, जो सिंपैथोमाइमेटिक है, ये ड्रग्स ने डायरेक्टली खुद काम नहीं करना। ये है रिलीजर, ये है रीअपटेक इनहिबिटर। कि अब जब हम पढ़ेंगे ना तब भी मैं दिखाऊंगा, वैसे मैं आपको थोड़ा सा भी ओवरव्यू देता हूँ। ये है प्री साइनेप्टिक टर्मिनल, ये है पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल। सही हो गया। प्री साइनेप्टिक टर्मिनल के अंदर वेजिकल है और इस वेजिकल के अंदर क्या है? नोरेपिनेफ्रिन। सही हो गया। ये एड्रिनर्जिक का है, नोरेपिनेफ्रिन इसके अंदर है। एम्फेटामीन, ये लेट्स सपोज करें एम्फेटामीन है, ये रिलीजर है ना, ये आएगी आके इस वेजिकल को
धक्का मारेगी और ये वेजिकल यहाँ पे रिलीज कर देगा। तो जो रिलीजर होते हैं ना, उसका एक तरह से ये काम होता है कि ये जो वेजिकल्स में स्टोर होती है हमारे पास, ये उसको आके वेजिकल से रिलीज करवाता है न्यूरोट्रांसमीटर को। ये आप लोगों को पहले बात समझ आई। अच्छा, अल्फा बीटा एगोनिस्ट में समझा देता हूँ, उसकी टेंशन ना ले, वो अभी प्रॉपर स्टार्ट होगा। अभी जस्ट मैंने ये बताया, जो ये सिलेक्टिविटी बताई है, जो अल्फा एगोनिस्ट है वो फर्दर क्लासीफाई है। जो नॉन सिलेक्टिव है, यानी ये अल्फा रिसेप्टर 1 और A1 A2 दोनों पे लग जाता है। अल्फा 1 सिलेक्टिव सिर्फ अल्फा 1 पे लगते हैं, अल्फा 2 पे नहीं लगेंगे। अल्फा 2 सिलेक्टिव सिर्फ अल्फा 2 पे लगते हैं, अल्फा 1 पे नहीं लगेंगे। तो इस तरह ये क्लासिफिकेशन है। इनडायरेक्ट की मैंने बताई रिलीजर कैसे काम करते हैं। रिलीजर इस तरह काम कर रहे थे कि जो ये इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर का वेजिकल था प्री साइनेप्टिक पे, ये उस पे आके उसको धक्का देके कह रहे थे तुम जाओ साइनेप्टिक लेफ्ट में, तो वो साइनेप्टिक लेफ्ट में आ जाता है। तो एज अ रिजल्ट हमारे पास रिलीज होता है। तो ये रिलीजर है। रीअपटेक इनहिबिटर क्या करते हैं? ये हमारे पास टर्मिनल है प्री साइनेप्टिक, ये हमारे पास पोस्ट साइनेप्टिक। यहाँ पे ये डॉट की फॉर्म में है नॉरएपिनेफ्रिन। अब ये नॉरएपिनेफ्रिन ना रीअपटेक यहाँ से होके वापस प्री साइनेप्टिक टर्मिनल में भी कुछ चली जाती है। ऐसे जो ये ड्रग्स है ना रीअपटेक इनहिबिटर, ये क्या करेंगे, ये इसको बंद कर देंगे, इस जो चैनल को है जिससे रीअपटेक हो रही थी। तो क्या होगा, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में नॉरएपिनेफ्रिन ज्यादा हो जाएगी क्योंकि ये वापस अंदर को नहीं जा पा रही। तो इस तरह भी हम नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल ज्यादा कर सकते हैं। तो ये सिंपैथोमाइमेटिक एक्शन होगा, यानी जिस तरह से हम नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल अगर ज्यादा कर सकते हैं इनडायरेक्टली, तो हमें सिंपैथोमाइमेटिक एक्शन मिल जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि रिलीजर और रीअपटेक इनहिबिटर ये किस तरह काम करते हैं। रीअपटेक इसलिए होता है कि अब देखें हमारी बॉडी में अब रीअपटेक वो दोबारा से यूज हो सकते हैं। उन्होंने एक्शन कर दिया, रीअपटेक से वापस जाएंगे, वो दोबारा से यूज हो जाएंगे। रीअपटेक मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, ये हमारे पास टर्मिनल है प्री साइनेप्टिक और ये पोस्ट साइनेप्टिक। ये प्री साइनेप्टिक, प्री साइनेप्टिक पे चैनल लगा होता है, जो यहाँ पे हमारे पास नॉरएपिनेफ्रिन होती है साइनेप्टिक लेफ्ट में। ये चैनल क्या करता है, इस नॉरएपिनेफ्रिन को वापस प्री साइनेप्टिक में लेके जाने में हेल्प करता है ताकि रीयूज हो सके, दोबारा से यूज की जा सके। जैसे आप घर में फॉर एग्जांपल पानी की बोतल है, उसको भरते हो, भर के पानी पी लिया, आप फेंक तो नहीं देते ना बोतल को, दोबारा पानी भर लेते, तो वो रीयूज हो सकती है। तो ये वापस इसको रीअपटेक करने में हेल्प कर देता है। मतलब जरूर नॉरएपिनेफ्रिन साइनेप्टिक क्लेफ्ट से बाहर जाएगी तो इसको ब्रेक कर देगी, MAO और कोमेटिया आगे हमने पढ़ना है। लेकिन कुछ नॉरएपिनेफ्रिन वापस लेके जाता है। तो ये अगर इसको ब्लॉक कर दिया जाएगा तो जो नॉरएपिनेफ्रिन ने वापस जाना था वो इधर एक्यूमुलेट होने लग जाएगी। तो ये बात अब आप लोगों को क्लियर होगी कि रीअपटेक इनहिबिटर इसको नॉरएपिनेफ्रिन को वापस रीअपटेक होने से यानी वापस रीयूज होने से रोकता है और साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रखता है। हाँ, ये मैं बताता हूँ कि इसके लिए कौन सा होता है। जैसे एसिटाइलकोलिन के लिए एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज होता है। अभी बस आप लोग कॉन्सेप्ट समझे कि ये इस तरह रुक सकती है, ये आगे सब कुछ आएगा। बस मुझे ये बताएं, यहाँ तक आपको आइडिया हो गया ना कि यहाँ पे एक इसका रीअपटेक होता है। अब मैं आपको थोड़ा सा रिसेप्टर्स के बारे में बताता हूँ। आप लोगों को मैं करवा चुका हूँ ऑब्वियसली रिसेप्टर्स, लेकिन मैं आप लोगों को जो रिसेप्टर्स आप लोग को पता होने चाहिए वो आप लोग देख लें। अल्फा 1 रिसेप्टर, इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है, ये ब्लड वेसल्स में होते हैं और ये वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाते हैं। ये बड़ी जगह यूज होने। अल्फा 2 रिसेप्टर्स, ये प्री साइनेप्टिक टर्मिनल पे प्रेजेंट होते हैं एज अ ऑटो रिसेप्टर। जैसे मस्कुलिनिक के हमने पढ़े थे ना ऑटो रिसेप्टर, अल्फा 2 भी प्री साइनेप्टिक टर्मिनल पे होते हैं ऑटो रिसेप्टर। ये मैं सबसे इंपॉर्टेंट वाली बातें बता रहा हूँ। फिर बीटा 1 आ जाते हैं। बीटा 1 रिसेप्टर की एक बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है आपका हार्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट वाले मैं बता रहा हूँ जो आज हमें बहुत ज्यादा यूज होने हैं। फिर बीटा 2 का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ब्रोंकाई पे प्रेजेंट होते हैं और ये ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होते हैं। और ब्लड वेसल में बीटा 2 क्या करवा रहे थे, आप लोगों को मैंने बताया था। मुझे बताएं कि बीटा 2 क्या करवाते हैं ब्लड वेसल्स में। बीटा 2 वेजोडाइलेशन करवाते हैं। और बीटा 2 इनर्वेटेड होते हैं कि नहीं होते? नॉट इनर्वेटेड, मोस्ट ऑफ द स्पीशीज में नहीं होते। कुछ एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं उसमें, वो कहते हैं कि ह्यूमन में कुछ जगहों जैसे स्केलेटल मसल्स है वहां पे
हो सकता है इनोवेशन हो, लेकिन ये इनडायरेक्टली इनोवेटेड करार दिए जाते हैं। वो मैं आप लोग को बताऊंगा क्यों इनडायरेक्टली कहते हैं। तो वैसे नॉन इनोवेटेड होते हैं। तो वेजोडाइलेशन, अल्फा 1 वेजोकंस्ट्रिक्शन, तो ये 5 जो 6 चीजें हैं ना, ये बड़ी काम आनी है। इसको लिख लें, अपने सामने रख लें, ये कॉन्सेप्ट सब यूज होने लगे हैं। सही है। ये आज मैं बता रहा हूँ, ये जहन खोल के समझना, ये थोड़ा डिफिकल्ट चीजें आएंगी। अब पहले मैं थोड़ा सा ना हार्ट के बारे में बताता हूँ, क्योंकि इसके जो हमने शुरू में पढ़ी है ना, वो ड्रग्स हार्ट के रिलेटेड बहुत ज्यादा है। पहले तो आपका बैरो रिसेप्टर का रिफ्लेक्स, बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स किस तरह काम करता है उसका मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा। बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स के अकॉर्डिंग ये होता है कि अगर वेजोडाइलेशन हुई है, वेजोडाइलेशन हुई है तो बैरो रिसेप्टर को फील होगा कि ब्लड प्रेशर कम हुआ है। तो एज अ रिजल्ट बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स की वजह से क्या होगा, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया। और अगर वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी तो बेरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स की वजह से क्या होगा, रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया। ये आप लोगों का फर्स्ट ईयर का कॉन्सेप्ट है। ये क्लियर होगी कि वेजो डायलेशन के केस में रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया होता है और वेजो कंस्ट्रिक्शन के केस में रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया होता है। ये मुझे बताएं, ये क्लियर है ना पॉइंट। वेजो डायलेशन जब होती है तो ब्लड प्रेशर कम होता है, बेरो रिसेप्टर फील करते हैं कि ब्लड का प्रेशर कम है, तो वो क्या कहते हैं, सिग्नल भेजते हैं थ्रू द बेरो रिसेप्टर और हार्ट को टैकीकार्डिया करवाते हैं, क्योंकि हार्ट रेट ज्यादा होगा तो ब्लड प्रेशर मेंटेन करने में हेल्प होगी। और ऑपोजिट केस में यानी वेजो कंस्ट्रिक्शन के केस में ब्रेडिकार्डिया हो जाता है, क्योंकि वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी तो फील होगा कि ब्लड प्रेशर ज्यादा है। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। अब गौर से देखें, ये वाली लाइन गौर से देखें। टीपीआर इंक्रीज हुई, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कब इंक्रीज होगी, जब वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी। वेजो कंस्ट्रिक्शन कौन करवा रहा है, अल्फा 1 रिसेप्टर। अल्फा 1 रिसेप्टर वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाएगा, बेरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स के साथ गया सिग्नल, उसने फिर हार्ट को सिग्नल किया कि वेजो कंस्ट्रिक्शन हो गया, ब्रेडिकार्डिया करवाओ। ब्रेडिकार्डिया कौन करवाएगा, M2 रिसेप्टर। M2 रिसेप्टर क्यों ब्रेडिकार्डिया करवाएगा, क्योंकि M2 रिसेप्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्रीज इन हार्ट रेट। आपको ये आइडिया है ना, मुझे बताएं। M2 रिसेप्टर आपने पैरासिम्पैथेटिक में पढ़ा था कि हार्ट रेट डिक्रीज करवाता है जब एसिटाइलकोलिन एक्ट करता है। सही है ना। जो वेगस नर्व आ रही होती है, वेगस नर्व करवाएगी ना, वेगस नर्व पैरासिम्पैथेटिक नर्व होती है, वेगस नर्व रिलीज करवाएगी एसिटाइलकोलिन, वो M2 रिसेप्टर पे जाके लगेंगे, ब्रेडिकार्डिया हो गया। यानी ऐसी ड्रग्स जो कि वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा रही है, वो हमारे पास इनडायरेक्टली ब्रेडिकार्डिया करवा रही होंगी। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि जो ड्रग्स वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा रही होंगी वो इनडायरेक्टली ब्रेडिकार्डिया भी करवा रही होंगी, बेशक उनका हार्ट पे कोई इफेक्ट ना हो। जो वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाएगी, बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स का आप लोग फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में पढ़ के आए हो कि बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स क्या करता है, वेजो डायलेशन हुई है तो उसने एज अ रिजल्ट टैकीकार्डिया करवाना है। अगर बॉडी में वेजो कंस्ट्रिक्शन हुई है तो उसने एज अ रिजल्ट क्या करवाना है, ब्रेडिकार्डिया। तो ब्रेडिकार्डिया में M2 रिसेप्टर इन्वॉल्व होंगे क्योंकि ये डिक्रीज करते हैं हार्ट रेट। अब ये देखिए टीपीआर डिक्रीज हुई है। टीपीआर डिक्रीज का क्या मतलब हुआ, वेजो डायलेशन। वेजोडाइलेशन में कौन सा रिसेप्टर इन्वॉल्व हुआ है, मैंने आपको बताया था अभी। वेजोडाइलेशन में कौन सा रिसेप्टर इन्वॉल्व होता है, मैं रिपीट करवाता हूँ, ये 2-3 बार रिपीट करवाऊंगा, आपको समझ तभी आएगी। वेजोडाइलेशन में बीटा 2 रिसेप्टर होता है। वेजोडाइलेशन होगी, वेजोडाइलेशन होगी तो अब क्या होना है, टैकीकार्डिया होना है। हार्ट पे कौन सा रिसेप्टर ऐसा है जो कि टैकीकार्डिया करवा सकता है, कौन सा रिसेप्टर हार्ट पे प्रेजेंट है जो हार्ट रेट इंक्रीज करवाता है, बीटा 1। तो बीटा 1 हार्ट पे है जो कि करवाता है टैकीकार्डिया। अब मैं जो रिसेप्टर्स करवाने लगा हूं उसको गौर से देखें, वो कौन से रिसेप्टर्स है। ये 4 रिसेप्टर अपने ब्लड वेसल्स वगैरह के रिलेटेड याद रखें। अल्फा 1 रिसेप्टर इन्वॉल्व होता है वेजो कंस्ट्रिक्शन में, वेजो कंस्ट्रिक्शन। बीटा 2 रिसेप्टर पे अगर एक्टिवेट होता है तो होती है वेजो डायलेशन। अब हार्ट पे देखें, M2 रिसेप्टर जो कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के रिलेटेड है, ये अगर एक्टिव होता है तो होता है ब्रेडिकार्डिया। और अगर बीटा 1 रिसेप्टर एक्टिवेट होता है तो होता है टैकीकार्डिया।
सही हो गया, ये आप लोग को समझ आ गया। ये 4 याद कर लें, ये अभी बहुत ज्यादा यूज होने हैं। इनको लिखें, अभी साथ साथ लिखें, अपने सामने रखें, ये आप लोगों के अभी आधा पूरा चैप्टर इस पे बेस होगा। चले, अब ये जनरल सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, अब इनकी ड्रग्स जब आनी है वो गौर से सुननी पड़ेगी। प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप वो ड्रग होती है जो रिप्रेजेंट कर रही होती है अपने ग्रुप की ड्रग्स को। सही हो गया, यानी होता है ना, एक क्लास रिप्रेजेंटेटिव होता है, सीआर, वो अपनी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। सही है, किसी तरह, यानी फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर का है तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पूरी फर्स्ट ईयर को, अपने जैसे ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह जो ड्रग है उसका भी प्रोटोटाइप होता है, वो अपने जैसों को ना रिप्रेजेंट करती है। ये जो रेड रेड में ड्रग्स है ना, ये प्रोटोटाइप्स हैं। अल्फा एंड बीटा एगोनिस्ट वो वाली ड्रग है जो नॉन सिलेक्टिव है, यानी अल्फा और बीटा दोनों पे एक्ट कर सकती है। अल्फा एगोनिस्ट में अल्फा 1 का जो प्रोटोटाइप है वो फिनाइलेफ्रिन है। बीटा एगोनिस्ट में जो हमारे पास प्रोटोटाइप है वो आइसोप्रोटेरिनोल है। ये आप लोगों ने याद कर लेना, ये प्रोटोटाइप्स हैं, ये जस्ट याद करने वाली चीजें। ये उधर इधर मैंने यही चीज बताई है, वो आप उधर से देख सकते हैं। अब ना कैटाकोलामीन्स आप लोगों ने पढ़ना है। पहले मैं कैटाकोलामीन्स की प्रॉपर्टीज बताऊंगा, क्योंकि अगर आपको कैटाकोलामीन्स की प्रॉपर्टीज पता होगी, कैटाकोलामीन्स ड्रग्स के तौर पे यूज होती हैं। पहले तो मुझे बताएं, आप लोगों ने पढ़ा होगा बायोकेमिस्ट्री सेकंड ईयर, व्हाट आर कैटाकोलामीन्स? कैटाकोलामीन्स क्या होती हैं बताएं मुझे कोई, आप लोगों ने अभी रिसेंटली बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा? बायोएक्टिव अमाइंस, यस, कौन कौन से होते हैं? एपिनेफ्रिन, हाँ, नॉरएपिनेफ्रिन, इसके अलावा यस, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामीन, ये होते हैं। ये है नेचुरली अकरिंग। हमारी बॉडी में एपिनेफ्रिन होता है, मुझे बताएं, हमारी बॉडी में एपिनेफ्रिन होता है, हमारी बॉडी में नॉरएपिनेफ्रिन होता है, हमारी बॉडी में डोपामीन भी होता है। ये तीनों नेचुरली अकरिंग है, हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। कुछ कैटाकोलामीन्स ऐसे भी होंगे जो सिंथेटिक है, जो कि बनाए गए हैं, उस तरह की है, उस तरह का स्ट्रक्चर है, लेकिन हमारी बॉडी में नहीं होते, वो बनाए गए हैं सिंथेटिक। तो 5 कैटाकोलामीन्स बड़े इंपॉर्टेंट पढ़ने हैं। एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, अब जो आइसोप्रोटेरिनोल है, आइसोप्रोटेरिनोल है, ये सिंथेटिक होता है, मतलब बनाया गया होता है। डोपामीन हमारी बॉडी में होता है, डोब्यूटामीन भी सिंथेटिक है। तो ये 5 बड़े इंपॉर्टेंट है जो आपके पास कैटाकोलामीन्स है। अब मैं कैटाकोलामीन्स पे इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ, क्यों कैटाकोलामीन्स इतने इंपॉर्टेंट? कैटाकोलामीन्स के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगा इससे अगली स्लाइड। उससे पहले मैं जो इसकी प्रॉपर्टी अब बताने लगा हूँ वो किससे रिलेट करती है? वो इससे रिलेट करती है, जैसे एसिटाइल कोलीन का आप लोगों ने पढ़ा था ना, कि एसिटाइल कोलीन को कौन सा एंजाइम ब्रेक करता है? बताया मुझे, एसिटाइल कोलीन को कौन सा एंजाइम ब्रेक कर रहा था? हमारी बॉडी में एंजाइम्स होते हैं जो इनको एसिटाइल कोलीन एस्ट्रेज, इसी तरह इनको भी ब्रेक करने के लिए एंजाइम्स होते हैं। कौन से एंजाइम होते हैं ये आप लोगों ने वैसे पढ़ा होगा, अगर मैं आप लोगों को बताऊं, ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये आप लोगों ने कहाँ पे पढ़ा हुआ है? ये भी बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। अब पता लगा बायोकेमिस्ट्री कहीं ना कहीं काम आ जाती है कभी कभी। कैटाकोलामीन मेटाबोलाइज बाय कोमेट एंड एमएओ, मोनोमीन ऑक्सीडेज और सीओएमटी, ये आप लोग पढ़ के आए हो सेकंड ईयर। अब जो ना सीओएमटी और ये हमारे पास पोस्ट साइनेप्टिकली भी प्रेजेंट होते हैं। पोस्ट साइनेप्टिकली कहाँ पे? यानी जो नर्व टर्मिनल्स होते हैं उधर भी प्रेजेंट होते हैं, न्यूरॉन्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, लाइक ऐसे पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल। यहाँ पे जो नॉरएपिनेफ्रिन आ रही है, कुछ तो मैंने कहा था रीअपटेक हो जाएगी। जो यहाँ पे बाकी नॉरएपिनेफ्रिन है, जैसे एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज तोड़ रहा था एसिटाइलकोलिन को, इसी तरह नॉरएपिनेफ्रिन को कौन तोड़ेगा? कोमेट और एमएओ। सही है ना, इसकी ब्रेकेज का भी सिस्टम मौजूद है। और मजे की बात है, ये गट वॉल में भी प्रेजेंट होते हैं। सही हो गया, गट वॉल में प्रेजेंट होते हैं। अब इससे आपको क्या पता लगेगा? अगर गट वॉल में ये प्रेजेंट है तो आपके जहन में क्या आएगा कि कैटाकोलामीन्स को हमें कैसे देना चाहिए? कोई चीज जहन में आ रही हो कि कोमेट गट में है? अच्छा, एक ने कहा आईवी, सिर्फ आईवी। हाँ, ये आंसर बेस्ट है कि ओरली नहीं देंगे, ओरली नहीं देंगे। आईवी सिर्फ आंसर नहीं है, पेरेंटल रूट। पेरेंटल रूट्स कौन से होते हैं जो आप लोगों ने पढ़े होंगे? आईवी, आईएम,
सबक्यूटेनियस, जैसे इंसुलिन देते हैं सबक्यूटेनियस, आजकल कोविड की जो वैक्सीन लग रही है आप इंट्रामस्कुलर देखते हैं, कुछ आईवी, इंट्राचीकल, ये डिफरेंट आप लोग जनरल फार्मा में पढ़ के आए हैं। क्यों? बिकॉज फर्स्ट पास इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा, गट वॉल में है, गट वॉल में वो मेटाबोलाइज कर देगा ड्रग, हमें ओरल देने का कोई फायदा ही नहीं। सही हो गया? इसलिए ये प्रॉपर्टी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वजह से इसका एमसीक्यूज आ जाता है। एमसीक्यूज क्या आता है? एमसीक्यूज में 5 ड्रग्स दी होंगी, वो पूछेंगे कि बड़ी लंबी सी स्टेटमेंट देंगे और उसका वो पूछना ये चाह रहे होंगे कि कौन सी ओरली नहीं देंगे बिल्कुल भी। तो कौन सी नहीं देंगे? कैटाकोलामीन नहीं देंगे, क्योंकि कैटाकोलामीन कैन बी diminished by comet or amio which is present in the gut wall. तो इसको हमने पेरेंटल रूट से देना है, तो दे आर नॉट इफेक्टिव फ्रॉम द ओरल रूट। ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब आप लोग पहले तो कैटाकोलामीन और नॉन कैटाकोलामीन का डिफरेंस देखें, ये आपको आना चाहिए। प्रोफ में एमसीक्यूज बनते हैं, इससे ही बनते हैं। उन्होंने 4 नॉन कैटाकोलामीन ड्रग्स दी होंगी, एक कैटाकोलामीन ड्रग दी होगी, और कोई इन्हीं प्रॉपर्टीज के रिलेटेड करके कोई क्वेश्चन घुमा फिरा के दे दिया होगा, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। कैटाकोलामीन क्या होती है? सिंपैथोमाइमेटिक अमाइंस है हैविंग कैटाकोल न्यूक्लियस। सही हो गया? ये सिंपल सी वो होती क्या है? नॉन कैटाकोलामीन है तो कैटिकोल न्यूक्लियस नहीं है, नॉन कैटाकोलामीन है। नॉट अफेक्टिव ओरली, यानी आप इसको ओरल रूट से नहीं दोगे, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। नॉन कैटाकोलामीन इज इफेक्टिव ओरली, नाउ यू कैन गिव इट ओरली जो नॉन कैटाकोलामीन है। कैटाकोलामीन 5 बता दिए हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसमें से भी एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी है इजीली मेटाबोलाइज्ड बाय मोनोअमीन ऑक्सीडेज। नॉन कैटाकोलामीन रेजिस्टेंट है, यानी कैटाकोलामीन COMT और हमारे पास MAO से मेटाबोलाइज होता है, बट जो हमारे पास नॉन कैटाकोलामीन है वो ऐसे थोड़े रेजिस्टेंट होते हैं। वन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, डू नॉट रेडिली क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। हमें इसको अगर ब्रेन में पहुंचाना है तो हम इसको कैसे पहुंचाएंगे? कोई मुझे बताए, कोई तरीका है कि इसको हम ब्रेन में पहुंचा सकें अगर कभी हमें पहुंचाना पड़े? डोपामीन है, डोपामीन पार्किंसंस के ट्रीटमेंट के लिए यूज होती है, हम ब्रेन में उसको कैसे पहुंचा सकते हैं? लीवोडोपा चले देते हैं, तो लीवोडोपा कैसे पहुंच जाती है ब्रेन में? देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। देखिए डोपामीन, अगर कोई आपसे पूछे कि डोपामीन ब्रेन में क्यों नहीं जाती, डोपामीन ब्रेन में क्यों नहीं जाती, या आप डोपामीन ही बंदे को क्यों नहीं दे देते, लीवोडोपा क्यों दे देते हैं, सबसे पहले आप बताओगे वो कैटाकोलामीन है, कैटाकोलामीन ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस ही नहीं कर सकती। सही हो गया? आप उसको ये बताओगे, इसलिए हम लीवोडोपा देते हैं, जो कि ऑब्वियसली आइसोमर्स वगैरह होते हैं, और इनकी प्रॉपर्टीज इस तरह मोल्ड होती है कि अकॉर्डिंगली वो क्रॉस करे। लीवोडोपा ब्रेन में जाएगी, कन्वर्ट होके क्या बनेगी? डोपामीन बनेगी। अब जो ब्रेन के अंदर डोपामीन बन गई है वो ब्रेन से बाहर आ सकती है कि नहीं? अब जो डोपामीन ब्रेन में बन गई है नहीं आ सकती, तो देखें वो हम ब्रेन में पहुंचा देंगे, ब्रेन में जाके कन्वर्जन। इसी तरह कुछ ड्रग्स होती हैं, आप एक अल्फा 2 पढ़ेंगे क्लोनिडीन, वो जाके अब मुझे एग्जैक्ट नहीं ये लिखना देना, मैं उसका एग्जैक्ट बताऊंगा, कल वाले लेक्चर में आएगी। वो मिथाइल नोरएपिनेफ्रिन में होती थी कन्वर्ट, क्लोनिडीन एक ड्रग आएगी। वो मिथाइल नोरएपिनेफ्रिन भी ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं करती, लेकिन क्लोनिडीन कर सकती है। वो पहले जाएगी उधर, कन्वर्ट हो जाएगी मिथाइल नॉरएपिनेफ्रिन में, तो वहां पे जाके वो वाला फंक्शन करवा देगी। मतलब इस तरह की ड्रग्स होती हैं। तो ये आप लोगों ने कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं करती उनकी कोई और फॉर्म क्रॉस करवा के हम ब्रेन तक पहुंचा सकते हैं। तो सिग्निफिकेंट CNS इफेक्ट नहीं होता, लेकिन कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं इसके। बाकी एक्ट डायरेक्टली ऑन द रिसेप्टर, देखें एक्ट डायरेक्टली रिसेप्टर पे जाके लगेगी, हमने देखा है वो डायरेक्ट एक्टिंग में आती है। नॉन कैटाकोलामीन की एग्जांपल एम्फेटामीन और एफिड्रीन, जो आप लोगों को अभी एग्जांपल दिखाई थी कि एम्फेटामीन होती है रिलीजर, जो रिलीज करवाती है। ये अलग अलग पढ़ोगे, बस कैटाकोलामीन की प्रॉपर्टी आपको साल के एंड तक नहीं पता होती, और मैंने बता दिया, भूलनी नहीं है। अब ये वाली जो ड्रग्स है, ये वाली जो ड्रग्स हैं, ये कौन सी हैं? ये किस क्लास में आती है? डायरेक्ट एक्टिंग थी। डायरेक्ट एक्टिंग की किस क्लास में थी? ये 5 ड्रग्स थी, मैंने दिखाई थी। कौन सी क्लास थी सबसे पहली? ये हमारे पास वो क्लास थी, हाँ जी, ये बहुत थी।
ये अल्फा रिसेप्टर पे भी कर सकती हैं, ये बीटा रिसेप्टर पे भी कर सकते हैं, नॉन सेलेक्टिव। जरूरी नहीं है कि ये सारे अल्फा और सारे बीटा पे काम करें। जो पहली तीन है, बाकी दो बीटा सेलेक्टिव है, ये बीटा सेलेक्टिव है। जो पहली दो है, तीन है, ये दोनों है, बोथ है। जरूरी नहीं है कि ये सारे अल्फा, अगर नॉन सेलेक्टिव अल्फा एंड बीटा, ये सारे अल्फा और सारे बीटा पे काम करें। कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर्स है जिन पे ज्यादा अफिनिटी है। जो एपिनेफ्रिन है वो सारे अल्फा और सारे बीटा पे काम कर देती है, जो एपिनेफ्रिन है। और अफिनिटी एपिनेफ्रिन की डिफरेंट होती है, वो अगले स्लाइड पे होगी। जो नॉर एपिनेफ्रिन है, इसकी इंपॉर्टेंट बात नोट करें, इस पे कौन सा रिसेप्टर आपको सबसे ज्यादा मिसिंग मिल रहा है। बीटा 3 को निग्लेक्ट किया करें, इसको थोड़ा निग्लेक्ट कर सकते हैं। कौन सा रिसेप्टर, इंपॉर्टेंट रिसेप्टर मिस है इस पे, नॉर एपिनेफ्रिन है। बीटा 2, बीटा 2 कहाँ कहाँ पे था, बीटा 2 कहाँ कहाँ पे था। बीटा 2 की दो इंपॉर्टेंट जगह बताई थी जहां पे आपको पता होना चाहिए प्रेजेंट है। हार्ट में नहीं, बीटा 2 की हार्ट में होता है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितनी दो जगह बताई थी मैंने। हाँ, एक आपके लंग्स हो गए, एक आपकी बीटा 2 की होगी ब्लड वेसल्स। सही हो गया, ये दो जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्ट में भी होता है लेकिन हार्ट में प्री डोमिनेंट मेनली बीटा 1 ही होता है। तो इंपॉर्टेंट याद रखें, अभी अनइंपॉर्टेंट चीजों की तरफ जाएंगे तो कंफ्यूज होंगे। लंग्स और ब्लड वेसल्स, सही हो गया। यानी नॉरएपिनेफ्रिन देंगे तो इसका लंग्स और ब्लड वेसल पे कोई इफेक्ट आएगा, जो बीटा 2 वाला इफेक्ट है। बीटा 2 वाला इफेक्ट नहीं आएगा, अल्फा 1 वाला इफेक्ट आएगा। सही हो गया। ये रिसेप्टर समझ लें, क्योंकि ये ड्रग्स मैं बता रहा हूं, अभी जब मैं फंक्शन करवाऊंगा ना, उनकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस कहीं पे भी नहीं मिलनी है आपको जल्दी। तो वो आपको समझ आएगी कि अच्छा ये यूज इधर हो क्यों रही है, इसकी रीजन है कोई, ये सारी लहरा लहरा क्यों यूज हो रही है। डोपामीन, अच्छा डोपामीन का D1 नहीं मैंने बताया था, लेकिन आप लोगों को किसी को आइडिया है कि डोपामीन का जो D1 रिसेप्टर्स होते हैं कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। D1, किसी को आइडिया हो कि D1 कहाँ पे प्रेजेंट होंगे। यस, वेरी गुड, रीनल वेसल्स, किडनी में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इनका। उसके अलावा स्प्लैंक्निक वेसल्स कह देते हैं, जो ऑर्गन्स की वेसल्स हैं। लेकिन D1 का जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल याद रखना ना, कि ये किडनी में प्रेजेंट होते हैं, किडनी की जो वेसल्स होती हैं। स्प्लैंक्निक वेसल्स में आप लोग को पता है ऑर्गन्स की वेसल्स आ जाएंगे। उसके अलावा ये सब पे एक्ट कर रहे हैं। तो ये इसमें क्या डिफरेंस है एपिनेफ्रिन से D1 का, तो इसका कोई वजह ये किन पे काम आएगी। आइसोप्रोटेरिनॉल ये सिर्फ बीटा रिसेप्टर्स पे काम कर रहे हैं, और दो ब्यूटामीन ये सिर्फ बीटा 1 पे काम कर रहे हैं। पहले ना मैं आपको इधर से ही समझाऊंगा इनके यूजेस, फिर इनको जब एलेबोरेट करने वाला लहरा लहरा करूंगा, ताकि आपके पास पहले से ओवरव्यू हो तो आपको उसकी डिटेल समझ आए। एपिनेफ्रिन का यूज एनाफाइलेक्टिक शॉक में। एनाफाइलेक्टिक शॉक में मुझे बताएं क्या क्या होता है। एनाफाइलेक्टिक शॉक आप लोगों ने फर्स्ट ईयर 24 चैप्टर गाइड 10 में पढ़ा होगा। कोई आपको याद हो कि एनाफाइलेक्टिक शॉक में तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। एलर्जी वन इंपॉर्टेंट थिंग, हिस्टामिन रिलीज ये एक इंपॉर्टेंट चीज होगी, एक चीज होगी। चलिए मैं आपको हिंट्स देता हूँ। ब्लड वेसल्स पे क्या इफेक्ट आएगा, वेजोडाइलेशन, वेरी गुड, दो चीजें होगी। अच्छा, वेजोडाइलेशन होगी। तीसरा इफेक्ट जो इसका इंपॉर्टेंट है, वो मुझे बताएं कि इसका ब्रोंकाई पे क्या इफेक्ट आएगा। इसका ब्रोंकाई पे क्या इफेक्ट आएगा, कंस्ट्रिक्शन, वेरी गुड। तीन चीजें मिल गई। तीन चीजें में क्या मिली, पहली हमें मिलती है एनाफाइलेक्सिस एलर्जी। सही हो गया, एलर्जी के लिए हिस्टामिन रिलीज होती है। हिस्टामिन किधर किधर से रिलीज होती है, हिस्टामिन रिलीज किधर से होती है, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर ब्लड चैप्टर्स में पढ़ा होगा गाइटन में। कहाँ पे हिस्टामिन कौन रिलीज करता है, हिस्टामिन दो बड़े इंपॉर्टेंट सेल्स करते हैं, मास्ट सेल, वेरी गुड। इसके अलावा एक और सेल करते हैं, लिम्फ, जो ल्यूकोसाइट है उसमें एक बड़े इंपॉर्टेंट सेल करते हैं। मास्ट सेल्स के अलावा, मास्ट सेल हो गए, वो वाले सेल बेजोफिल, वेरी गुड, बेजोफिल होते हैं। मास्ट सेल और बेजोफिल करते हैं, एक चीज होगी। दूसरी चीज हमने कहा ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन हो जाती है, सही हो गया। तीसरी चीज हमने क्या कहा, वेजोडाइलेशन हो जाती है। अगर हमें एनाफाइलेक्टिक शॉक ट्रीट करना है
ये डेथ हो सकती है, शॉक बड़े खतरनाक होते हैं, इनमें डेथ होने के बड़े चांसेस होते हैं और वन ऑफ द मेजर कॉजेज होती हैं डेथ की है। अगर हमें ये कैसे हो सकता है, कोई मक्खी काट गई, हो सकता है आपको एनाफाइलेक्टिक शॉक हो जाए अगर आप सेंसिटिव हो। अब ये तीन चीजें हमने रिवर्स करनी है, तो ये तीन चीजें एपिनेफ्रिन रिवर्स कर सकता है। अब मुझे बताएं वेजोडाइलेशन, वेजोडाइलेशन कौन से रिसेप्टर पे अगर एक्टिविटी होगी तो वेजोडाइलेशन रिवर्स होगी। वेजोडाइलेशन रिवर्स करनी है, किस पे एक्टिविटी होगी तो रिवर्स अल्फा वन। वेरी गुड। अल्फा वन क्या करवाता था, वेजो कंस्ट्रिक्शन। तो एपिनेफ्रिन में अल्फा वन की एबिलिटी भी है, सही हो गया। वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा के ये वाला हमने सही कर दिया, जो ब्लू करी जा रहा हूँ वो सही हो गया। वेजो डायलेशन हमने बंदे की सही कर दी। अब बंदे की हमने ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन सही करनी है। तो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कौन से रिसेप्टर पे एक्शन होगा तो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन सही होगी, ब्रोंको डायलेशन हो जाएगी बीटा टू पे। वेरी गुड। अच्छा, अब ना इधर सबको एक कंफ्यूजन आ रही होगी कि बीटा टू तो वेजोडाइलेशन भी करता है, वो मैं आपको कंफ्यूजन आगे दूर करूंगा। अभी मैं सिर्फ आपको प्री डोमिनेंट इफेक्ट्स बता रहा हूँ, वो मैं आगे बताऊंगा कि क्यों बीटा टू वेजोडाइलेशन नहीं करवा रहा इन दिस केस, जब हमने एपिनेफ्रिन दी एनाफाइलेक्टिक शॉक में। प्री डोमिनेंटली अल्फा वन ने वेजोडाइलेशन सही करवाई, बीटा टू ने हमारे पास ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन सही करवाई। और एपिनेफ्रिन का फंक्शन आता है, एपिनेफ्रिन स्टेबलाइज कर देता है मास्ट सेल और बेसोफिल्स की वॉल्स को। जब इसकी मास्ट सेल और बेसोफिल की वॉल्स को स्टेबलाइज कर दिया जाएगा तो ये मीडिएटर्स नहीं रिलीज करेगा, और जब मीडिएटर हिस्टामिन नहीं रिलीज होगा तो हमारे पास ये कंडीशन रिवर्स हो जाएगी। तो यानी जो इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं वो सारी रिवर्स होगी। हाँ, नहीं मैं वो बताऊंगा कि क्यों एपिनेफ्रिन करता है। एपिनेफ्रिन तीन तरह से एक्ट कर सकता है, एफिनिटी इज नॉट द ओनली कॉज। तीन इसकी डोज रिलेटेड ये फंक्शन होता है, वो आगे आएगी, मैं आपको बताता हूँ। देखें, जो एपिनेफ्रिन है ना, वो मास्ट सेल और बेसोफिल्स की जो वॉल्स होती हैं, मास्ट सेल और बेसोफिल, इनको स्टेबल कर देता है, इनको टूटने नहीं देता। अगर ये वॉल नहीं टूटेगी तो इसके अंदर जो मेडिएटर्स है वो रिलीज नहीं होंगे, जो हिस्टामिन था, हिस्टामिन रिलीज नहीं होगा, तो हिस्टामिन रिलीज नहीं होगा तो एनाफाइलेक्सिस नहीं होगी। तो ये तीन फंक्शन एपिनेफ्रिन करता है, जिसकी वजह से एनाफाइलेक्टिक शॉक में यूज होता है। सही हो गया। नोरेपिनेफ्रिन एनाफाइलेक्टिक शॉक में किस फंक्शन की वजह से नहीं यूज हो सकता है, ये बताएं मुझे। नोरेपिनेफ्रिन हम एनाफाइलेक्टिक शॉक में नहीं यूज करते, क्यों नहीं यूज कर सकते। बीटा टू मिसिंग है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन ही सही होगी, हमें बेस्ट ड्रग चाहिए होती है, एपिनेफ्रिन इज द बेस्ट ड्रग। तो सही हो गया, एनाफाइलेक्टिक शॉक में ये हो जाता है। नाउ कम्स टू द सेप्टिक शॉक। नोरेपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन सेप्टिक शॉक में काफी ज्यादा अच्छी ड्रग कंसीडर होती थी। पहले जमानों में कार्डियोजेनिक में भी यूज होती थी, बट उतनी प्रेफर्ड नहीं है, सेप्टिक में है। सेप्टिक में क्या होता था, वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है कि वेजो डायलेशन होती है, क्या क्या थी सेप्टिक शॉक, बताएं मुझे, किस जिसने 24 चैप्टर अच्छा पढ़ा हुआ है उसमें क्या होता था। देखिए, अगर मैं इसमें आप लोग को इन्वॉल्व नहीं करूंगा आप लोग को ये चैप्टर नहीं समझ आना, तो आई विल ट्राई कि आपको ये समझ आए। पढ़ाने को तो मैं घंटे में पढ़ाऊँ जल्दी जल्दी। हाँ, वहां पे डायलेशन होती थी। सेप्टिक शॉक में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बैक्टीरिया वगैरह से होता है, और वेजो डायलेशन होती है, इंक्रीज हार्ट रेट हो रहा था, फिर फीवर होता है, फीवर आप लोगों ने पढ़ा होगा। नोरेपिनेफ्रिन अल्फा वन, वेजो डायलेशन होगी, वेजो डायलेशन होगी तो हमारे पास क्या होगा, हाइपोटेंशन। तो ये इसका अल्फा वन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ओवरऑल जो नोरेपिनेफ्रिन होती है ना, इट्स अ बेटर चॉइस फॉर द सेप्टिक शॉक। सही हो गया। तो बीपी ड्रॉप नहीं हमें होने देना होता, ब्लड प्रेशर मेंटेन होगा तो ऑर्गन को खुद ब खुद सप्लाई जाएंगी। बाकी तो बैक्टीरिया ने फीवर वगैरह किया ना, फीवर के लिए हम एंटीपायरेटिक्स दे देंगे, उसका सब कुछ सेट कर देंगे। मेन चीज जो हमें उधर चाहिए कि वेजोडाइलेशन को सही करना, तो वो नोरेपिनेफ्रिन करवा सकती है। सही हो गया, नोरेपिनेफ्रिन ने करवा दी। अब ऐसा शौक हुआ है, नोरेपिनेफ्रिन ने बेसिकली इसका जो अल्फा वन है ना, वो वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा देगा, और सेप्टिक शॉक में वेजो डायलेशन हुई होती है। हम एक तरह से वेजो डायलेशन को सही करेंगे, जो वेजो डायलेशन है ना वो बेहतर हो जाएगी। डोपामीन, डोपामीन में डी वन है। आप लोगों ने सुना हुआ है कि कोई पेशेंट था, उसको शॉक हुआ और मल्टी ऑर्गन फेलियर से वो बंदा मर गया।
ये बात सुनी हुई है आप लोगों ने कि उसको मल्टी ऑर्गन फेलियर्स हो गए, वो बेचारा हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था और एकदम उसकी डेथ हो गई। ये बहुत लोगों ने सुनी होगी। मल्टी ऑर्गन फेलियर क्या होता है? जब ब्लड, खास तौर पे ये आप लोग बड़ा कॉमन सुनते होंगे, किसी का एक्सीडेंट हुआ है तब भी आप लोग सुनते होंगे। फिर उसके अलावा किसी को अगर किडनी का मसला है तब भी सुनते होंगे, क्योंकि रीनल को सप्लाई अगर प्रॉपर नहीं जा रही, आपके ऑर्गन्स को सप्लाई प्रॉपर नहीं जा रही, ब्लड सप्लाई, तो आपको मसला हो जाएगा। अब आप रीनल इनसफिशिएंसी हो, उसमें नॉरएपिनेफ्रिन दे दो। फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, रीनल इनसफिशिएंसी है किसी, हाँ कोरोना में भी होता है, कोरोना की 20 कॉज आएगी, लेकिन मैं वो लहदा से अगर किसी ने समझनी होगी मैं समझाऊंगा। नॉरएपिनेफ्रिन जो होता है ये अल्फा 1 है, तो ये अल्फा 1 है, अगर ये एक्टिवेट होगा तो क्या होगी? वेजोकंस्ट्रिक्शन। वेजोकंस्ट्रिक्शन होगी तो ये रीनल की भी वेजोकंस्ट्रिक्शन करवा सकता है और ये बाकी ऑर्गन्स की भी वेजोकंस्ट्रिक्शन करवा सकता है। तो ये हमारे लिए अच्छा है कि ऑर्गन्स की वेजोकंस्ट्रिक्शन हो जाए। आप लोग चाहोगे कि ऑर्गन्स की? नहीं, क्योंकि ऑर्गन को ब्लड सप्लाई की ऑर्गन फेलियर हो सकता है। सेप्टिक शॉक के केस में तो हमें पहले वेजोडाइलेशन को ट्रीट करना है ना, बाद में हम बाकी चीजें देखेंगे। क्योंकि उसमें वेजोडाइलेशन को ट्रीट करेंगे तो हमारे पास ऑर्गन की सप्लाई मेंटेन होगी, वेजोकंस्ट्रिक्शन पेरिफ्री में होगी मेनली, स्प्लैंक्निक वेसल्स में वो ब्लड सप्लाई होने लग जाएगा। मेनली पहले वेजोकंस्ट्रिक्शन कहाँ पे होगी? पेरिफ्री में। लेकिन डोपामीन है, इसका जो D1 रिसेप्टर है ये बहुत काम की चीज है, ये रीनल वेसल्स और स्प्लैंक्निक को करता है। मैं बताता हूँ अभी मैं सिर्फ सिंपल कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, ये जो डोपामीन अल्फा 1 पे भी करता है ना, ये मैं बताऊंगा कब करता है। अभी मैं सिर्फ मेन प्री डोमिनेंट इफेक्ट दे रहा हूँ, ये आगे सारी चीजें आनी है ताकि आपके पास ओवरव्यू हो, ताकि आपको बाद में सब कुछ समझ आए जो मैं पढ़ाऊंगा। अभी तो बिल्कुल स्टार्ट हो रहा है। ये D1 पे एक्ट कर रहा है, D1 पे एक्ट कर रहा है तो क्या होगा? रीनल सप्लाई हम बेहतर बना देंगे, ऑर्गन्स की सप्लाई बेहतर बना देंगे। तो किसी को रीनल इनसफिशिएंसी है और वो शॉक में जा रहा है तो डोपामीन बेहतर चॉइस होगी कि नहीं? आप लोग के नजदीक आप क्या लगता है आपको कि डोपामीन विल बी अ गुड चॉइस, कि उसने देखो वो ऑर्गन्स की सप्लाई बेहतर बना दी, सही हो गया? डोपामीन अच्छी चॉइस होगी तब अगर रीनल इनसफिशिएंसी है, यानी रीनल की ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं मिल रही। तीन चीजें होगी। आइसोप्रोटेरिनोल और डोब्यूटामीन पे आप आता हूँ, उसमें भी पहले डोब्यूटामीन पे आता हूँ, बीटा 1। ये सिर्फ बीटा 1 पे कर लिया। बीटा 1 में भी बीटा 1 किधर प्रेजेंट होता है? हाँ जी, D1 पे जब एक्ट करेगा ना, D1 पे तो वेजोडाइलेशन होती है किडनी में। बीटा 1 हार्ट पे होता है, सही हो गया? बीटा 1 हार्ट की स्ट्रेंथ को अगर हमें ज्यादा बनाना है तो यूज होगा। कौन सा हार्ट फेलियर होता है जब आपका राइट साइड ऑफ हार्ट और लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट काम करना छोड़ देता है? उस हार्ट फेलियर को क्या कहते हैं? जब आपका हार्ट का राइट और लेफ्ट साइड काम करना छोड़ता है, उस हार्ट फेलियर को एक नाम देते हैं। एक तो आप कहते हैं ना लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर है, कहते हो राइट साइडेड, दोनों ही काम नहीं कर रहे सही से, क्या होता है फिर? किसी ने नाम सुने? वेरी गुड हसनात, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर सुना होगा ना? कंजेशन होगी, कंजेशन, क्योंकि हार्ट प्रॉपरली पंप नहीं कर पा रहा, राइट वाला भी नहीं पंप कर रहा, लेफ्ट वाला भी नहीं कर रहा, पीछे से ब्लड आ रहा है लेकिन वो आगे को ब्लड ही नहीं पंप कर रहा, तो कंजेशन हो जाती है। इसलिए जो पीडल एनीमा होता है, लंग्स में एडीमा होता है, ये डिफरेंट एडीमा होते हैं। तो बीटा 1 क्या करेगा? हार्ट की स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा। तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या कार्डियोजेनिक शॉक होगा तो हमें ये प्रेफर करेंगे कि हार्ट, उसमें कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में यही है ना, जो हार्ट के अंदर ब्लड है वो पंप नहीं हो पा रहा प्रॉपर, तो क्या करेगा? बीटा 1 हार्ट की कॉन्ट्रेक्टिलिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा। जब कॉन्ट्रेक्टिलिटी स्ट्रॉन्ग होगी तो वो ब्लड पंप होगा, यानी मोटर सही हो जाएगी, बेहतर कर देगा उसको, तो डोब्यूटामीन काम होता है कार्डियोजेनिक शॉक, सही हो गया? आइसोप्रोटेरिनोल कंजेस्टिव, जो डोब्यूटामीन है ना, ये कार्डियोजेनिक और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कह लो। आइसोप्रोटेरिनोल होता है ये ब्रेडिकार्डिया, अगर हार्ट ब्लॉक की वजह से हो ना, ये वहां पे थोड़ा बेहतर काम करता है। मतलब ये उतना स्ट्रोंगली एक्ट नहीं करता बीटा 1, तो इस वजह से ये क्या करेगा? जो अगर हार्ट ब्लॉक है, आप लोगों ने हार्ट ब्लॉक पढ़ी होगी, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, 3 टाइप्स के हार्ट ब्लॉक्स पढ़ के आते हो। हार्ट ब्लॉक क्या होता है? जो एवी नोड है, या बड़ी जगहों पे भी होता है, एवी नोड है, उसमें से प्रॉपरली पास नहीं कर पा रहा इलेक्ट्रिकल इंपल्स, यानी रेजिस्टेंस आ रही है।
तो आइसोप्रोटेरिनॉल उस तरह के उस रीजन की वजह से जो ब्रेडिकार्डिया होगा उसमें हेल्पफुल होगा, क्योंकि एवी नोड पे भी प्रेजेंट होते हैं बीटा 1 रिसेप्टर्स। तो आइसोप्रोटेरिनॉल उसके ये खोलेगा चैनल्स, ताकि यहाँ से इलेक्ट्रिकल करंट की कंडक्शन हो सके। ये जनरल सा ओवरव्यू है इन 5 मेडिसिन का। अब इन 5 मेडिसिन को अलहदा से करवाना है, डोपामिन रिपीट होगी, अब ये 5 मेडिसिन आएंगी, वो थोड़े ब्रॉड में अब बताऊंगा कि ये काम कर कैसे रही है। सही हो गया। सबसे पहले एपिनेफ्रीन ही आएगी। एपिनेफ्रीन, सो एपिनेफ्रीन की ये अब आप लोग को नजर आ रहा होगा, ये इंजेक्शन की फॉर्म है, ओरल फॉर्म में नहीं है। ये इंट्रावीनस वैसे नहीं दे रहे होते, क्योंकि ये एरिथमिया करवा सकती है। इंट्रावीनस इज नॉट प्रेफरेबल। सबक्यूटेनियस भी दी जाती है, इंट्रामस्कुलर भी दी जाती है, डिफरेंट फॉर्मुलेशंस में दी जाती है। इंट्राकार्डिक भी दी जाती है, दिल में डायरेक्टली। कोई किसी का दिल बंद हो जाए ना, तो डायरेक्टली एक टीका, आप लोग सुना होगा, किसी ने सुना है या टीवी में आप लोग देखते होंगे, कोई मूवी देखी होगी, एकदम टीका लगाते हैं दिल में, एपिनेफ्रीन होता है वो। सही हो गया। अब एपिनेफ्रीन कैसे काम करता है, कब ज्यादा होता है कब कम होता है, ये आप लोग इसके डिफरेंट डोज रिलेटेड फंक्शन है। मैंने आपको बताया था कुछ ड्रग्स है जो डोज रिलेटेड अपना देती है फंक्शन। लो डोज पे थोड़ा डिफरेंट है, मीडियम पे थोड़ा डिफरेंट है, हाई डोज पे थोड़ा डिफरेंट है। अब कैसे है ये, मतलब आप लोग डोज से क्या फर्क पड़ेगा। जब लो डोज देते हैं ना, लो डोज एपिनेफ्रिन की, तो बीटा रिसेप्टर की एफिनिटी ज्यादा होती है। मैंने आप लोग को बताया था बीटा रिसेप्टर्स आर मोर सेंसिटिव टू द एपिनेफ्रिन। सो बीटा रिसेप्टर की एफिनिटी थोड़ी ज्यादा होती है, सेंसिटिव होते हैं। तो लो डोज देंगे ना, तो जो सेंसिटिव रिसेप्टर्स है वो अपना फंक्शन कर सकते हैं, बीटा 1 और बीटा 2। सही हो गया। मीडियम डोज देंगे तो फिर क्या होगा, मीडियम डोज देंगे तो सीक्वेंस होगा बीटा 1 बीटा 2 अल्फा 1। अब अल्फा 1 पे भी थोड़ा सा इफेक्ट आने लग गया। और जब हाई डोज देंगे तो प्री डोमिनेंट इफेक्ट अल्फा 1 का हो जाएगा। ये पॉइंट समझ आया कि ये डोज रिलेटेड, ये इसी सीक्वेंस में होता है, बीटा 1 बीटा 2, पहले बीटा 1 वाला इफेक्ट, बीटा 2, बीटा 1 बीटा 2, फिर अल्फा 1, अल्फा 1 प्री डोमिनेंट, फिर बीटा 1 बीटा 2। ये डोज रिलेटेड है, ये एक्सपेरिमेंटल होते हैं, इनकी रीजनिंग ऐसे कोई नहीं होती। जब ज्यादा, जैसे हमने पता था ना, लो डोज एट्रोपिन प्री साइनेप्टिक पे जाके लग रही है, अफिनिटी चेंज हो जाती है। जितनी ज्यादा डोज हो एपिनेफ्रिन की, उसकी अफिनिटी चेंज हो जाती है। हाई डोज पे वो अल्फा 1 पे ज्यादा अफिनिटी रखती है, क्योंकि जो लो डोज है ना, जो बीटा रिसेप्टर होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं, वो थोड़ी सी चेंज को डिटेक्ट कर लेते हैं। मतलब थोड़ा सा भी लो डोज भी आई है ना, वो उसको रिसेप्टर पे लगवा लेंगे। जब हाई डोज हो जाती है ना, फिर अल्फा रिसेप्टर्स मेनली जो होते हैं वो प्री डोमिनेट कर जाते हैं इसको। अब मुझे बताएं, जो एनाफाइलेक्सिस थी, एनाफाइलेक्टिक शॉक था, उसमें कौन सी वाली डोज ज्यादा बेहतर है, लो डोज ज्यादा बेहतर होगी कि हाई डोज ज्यादा बेहतर होगी। अच्छा, लो डोज, कौन कहता है लो डोज, हाई डोज, लो डोज, हाई लो। अब देखें, हमें अगर लो डोज देंगे तो अल्फा इफेक्ट आएगा ही नहीं। अगर अल्फा इफेक्ट आएगा नहीं तो हमारे पास वेजो कंस्ट्रिक्शन नहीं होगी, तो हमें अचीव ही नहीं होगा। एनाफाइलेक्टिक शॉक की कंडीशन में दे रहा हूँ, एनाफाइलेक्टिक शॉक इज अ कंडीशन, इटसेल्फ अ कंडीशन। तो वो वाला इफेक्ट ही नहीं हमें जब मिलेगा तो हमें क्या फायदा। हमने 3 में से 2 चीजें सही कर दी, एनाफाइलेक्टिक शॉक की एक चीज तो सही नहीं हुई, तो हाई डोज कर सकती है। तो अब समझ आया, मैंने कहा था कि देखें, जो एपिनेफ्रीन है वो अल्फा पे भी एक्ट करती है, बीटा 2 पे भी एक्ट करती है, लेकिन जब हाई डोज देंगे तो अल्फा 1 प्री डोमिनेंट है। तो इसलिए प्री डोमिनेंट इफेक्ट क्या होगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन, नॉट वेजो डायलेशन। और हमें एनाफाइलेक्टिक शॉक में क्या चाहिए था, वेजो कंस्ट्रिक्शन। अब पॉइंट समझ आया क्यों हाई डोज देंगे, अल्फा 1। अब ये भी बात समझ आई होगी कि क्यों तब हमें वेजो कंस्ट्रिक्शन दे रही थी एपिनेफ्रीन। 3 चीजें करेक्ट करनी थी हमने। 3 चीजें किस तरह करेक्ट की, ये स्लाइड पे आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, ये यूज से अगले ही है। एनाफाइलेक्टिक में एपिनेफ्रिन जब एक्ट किया बीटा 2 पे, तो क्या हुआ, ब्रोंकोडायलेशन, एक चीज सही होगी। एपिनेफ्रिन ने जब एक्ट किया अल्फा 1 पे,
तो वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा दी उसने, तो वेजो डायलेशन हमारी सही होगी। और एपिनेफ्रीन जो मास्ट सेल है और बेसोफिल्स है, इसके मीडिएटर्स को रिलीज नहीं होने देते, तो ये एपिनेफ्रीन ने इस पे काम कर दिया। तो एपिनेफ्रीन एनाफाइलेक्सिस में यूज होती है, एनाफाइलेक्टिक शॉक में यूज होती है। एनाफाइलेक्सिस की ये चीजें हो रही होती है, इचिंग, हाइज, ये एलर्जिक रिएक्शंस है, wheezing and shortness of breath ड्यू टू वेजोकंस्ट्रिक्शन हो रही थी, लो ब्लड प्रेशर ड्यू टू वेजोडाइलेशन हो रहा था। तो एपिनेफ्रीन के थ्रू हमने इनको रिवर्स कर दिया। एपिनेफ्रीन का द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज इज एनाफाइलेक्टिक शॉक। अब आपको समझ है कि एनाफाइलेक्टिक शॉक में क्यों यूज होती है, कहीं पे भी क्लियर नहीं लिखा हुआ, लिपिन भी पढ़ लें उस पर भी इतना अच्छा नहीं लिखा हुआ, मिनी कैरिजन पे भी अच्छा नहीं लिखा हुआ। अब आपको तीन फैक्ट समझ आ गए कि एपिनेफ्रीन ने इस पे काम कैसे किया और क्यों इसने सही कर दिया। देखिए मीडियम डोज पे बीटा 2 पहले आ गया अल्फा 1 से, तो बीटा 2 अगर पहले आता है तो वेजो डायलेशन ये करवा देगा। तो ये पहले गया ना, तो ये वेजो डायलेशन करवा देगा। हमें वेजो कंस्ट्रिक्शन ऊपर चाहिए। देखिए जब हाई डोज होगी ना, हाई डोज होगी तो अल्फा 1 बीटा 2 को मास्क कर लेगा इन केस ऑफ वेजो डायलेशन, और बीटा 2 फिर मेन फंक्शन क्या करवाएगा, ब्रोंकियाई की डायलेशन, जो ब्रोंकाई है उधर डायलेशन करवाएगा। सही हो गया, यानी अल्फा 1 इज ग्रेटर देन बीटा 2 जब हाई डोज होगी, यानी बीटा 2 का जो फंक्शन है वो मास्क हो जाएगा। समझ, ये आपको अब आई होप समझ आ गया होगा, क्योंकि मैंने बड़ा सिंपल करके बताया। यहां तक आ गई है ना समझ कि अल्फा 1 हाई डोज पे मेन फंक्शन करेगा, बीटा 2 भूल जाएं, जब हाई डोज होगी तो बीटा 2 का फंक्शन अब नहीं होगा ब्लड वेसल्स पे। बीटा 2 बस ये इस तरह याद रखने बेशक, मतलब वो मास्क हो जाएगा, वो माइनॉरिटी पे चला जाएगा, क्योंकि हमें वेजो कंस्ट्रिक्शन चाहिए थी, तो हमें हाई डोज प्रेफर होगी। यहाँ तक अब मुझे बताएं ये सही आ गया, अभी सिर्फ एक कॉन्सेप्ट कवर हुआ हमारा। चले, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसलिए मैंने इस पर टाइम लगाया, और ये जरूरी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ जी, जो डोज होगी, जैसे मैंने बनाया है ना ये रिसेप्टर, ये इसी तरह से प्रायोरिटी लिस्ट है, इस तरह प्रायोरिटी होगी इन डोजेस पे। हाँ, ब्रोंकियोडाइलेशन तो करवानी है ना, बीटा 2 पे एक्ट तो करना ही करना है, तो उसमें हमें कोई ऐसी चीज नहीं है, बीटा 2 पे इसने एक्ट करना है। लेकिन जो ब्लड वेसल की बीटा 2 पे जब एक्ट करेगा तो अल्फा 1 से वो जीतेगा नहीं, अल्फा 1 उससे आगे होगा। लेकिन ब्रोंकाई में हमारे पास कोई मुकाबला नहीं है, ब्रोंकाई में सिर्फ बीटा 2 हमारे पास मेनली प्रेजेंट है, तो वो आराम से उसकी डायलेशन करवा देगा ब्रोंकाई। ब्लड वेसल के केस में हमारे पास कंपटीशन आ गया था, लेकिन ब्रोंकाई के केस में हमारे पास कंपटीशन नहीं है। चले, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ है। अब ये आप लोगों ने जिसने गाइडेंस अच्छी पढ़ी है उसको तो बड़ा अच्छे से समझ आएगा। मुझे एक कोई बात बताएं कि जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है और डायस्टोलिक प्रेशर होता है वो किस पे डिपेंड करता है? जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो मेनली किस पे डिपेंड करता है? यस, आफ्टर लोड। सिस्टोलिक आफ्टर लोड पे करता है कि डायस्टोलिक आफ्टर लोड पे करता है? अच्छा, एक ना जनरल सा कंसेप्ट रखे, जो है ना आफ्टर लोड, उस पे मेनली जो चीज देखी जाती है, जो मेनली जो डिपेंडेंस आ रही होती है वो होती है आफ्टर लोड पे। आफ्टर लोड वो होता है जो आपको टीपीआर है, यानी टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, वो आफ्टर लोड होता है ना। अगर वेजोडाइलेशन है तो डायस्टोलिक प्रेशर कम होगा। डायस्टोलिक के लिए हम देखते हैं वेजोडाइलेशन है या वेजोकंस्ट्रिक्शन, अगर बहुत आसान अल्फाज में मैं आपको कहूँ, और हार्ट की कॉन्ट्रेक्शन के अकॉर्डिंग, हार्ट की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं वो सिस्टोलिक प्रेशर को देख रहे होते हैं। सही हो गया, हार्ट के रिलेटेड अगर हम देख रहे होते हैं तो इसलिए जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है ना वो खतरनाक होता है, उसमें पेरिफेरल रेजिस्टेंस में मसला आया होता है। अब एपिनेफ्रीन देखें, मैं आप लोग को इधर समझाता हूँ, इधर आप लोग समझ आएगा। ये ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर को गौर से देखना है, डायस्टोलिक और सिस्टोलिक प्रेशर। अब मुझे एक बार पहले इधर मुझे एक बात बता दें कि मैं ज्यादा स्लो तो नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये मुश्किल है, इस पर टाइम आप लोगों को लग जाएगा, थोड़ा ज्यादा लग जाएगा, तो फिर आप लोगों की अपनी चॉइस है, मुझे बता दें, मैं उसके अकॉर्डिंग भी करवाऊंगा।
इस पे हमें आधे से पौना घंटा ज्यादा लगेगा कम से कम। चले, क्योंकि ये वाले कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ना, फिर आगे आप लोग को मसला नहीं होगा। ये ही इस 5 के थोड़े इंपॉर्टेंट है। देखें, ये ऊपर वाला प्रेशर है सिस्टोलिक प्रेशर, ये नीचे वाला प्रेशर है डायस्टोलिक प्रेशर। सही हो गया। अगर ड्रग एक्ट करेगी ना हार्ट वाले पे, किसी पे फॉर एग्जांपल बीटा 1 पे कहती है, करती है काम, तो आप लोग देखोगे सिस्टोलिक प्रेशर ज्यादा हुआ होगा। सही हो गया। बीटा 1 पे काम कर रही है ड्रग, तो सिस्टोलिक प्रेशर आप लोगों को ज्यादा नजर आएगा। थोड़ा पॉइंट क्लियर हुआ ये? यानी जो हार्ट की रेट और हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है, वो एक तरह से लिंक होती है सिस्टोलिक प्रेशर से। और जो वेजो कंस्ट्रिक्शन और वेजो डायलेशन होती है, वो एक तरह से लिंक होती है डायस्टोलिक प्रेशर से। ये पॉइंट बस याद रखें जहन में। हार्ट की जो कंट्रैक्शन और रेट है, उससे लिंक है सिस्टोलिक प्रेशर, और जो वेजो डायलेशन या वेजो कंस्ट्रिक्शन है, उससे लिंक है डायस्टोलिक प्रेशर। ये सिंपल, बहुत सिंपल करके मैंने बताई है बात। एपिनेफ्रीन दे रहे हैं। एपिनेफ्रीन अगर हम देते हैं, मेनली नॉर्मली लो डोज की बात हो रही होती है। ये वाला जो इफेक्ट है, मुझे बताएं ये लो डोज पे आना चाहिए कि हाई डोज पे? बल्कि मैं पहले आप लोग को समझाता हूँ। ये बीटा 1, ये ऊपर है सिस्टोलिक, सिस्टोलिक है, बीटा 1 पे एक्ट हो रहा है। हार्ट रेट क्या बीटा 1 करेगा, ज्यादा हो जाएगा, हार्ट रेट भी ज्यादा है, हार्ट की कॉन्ट्रेक्टिलिटी भी ज्यादा है, तो ये इंक्रीज हो गया, सिस्टोलिक प्रेशर इंक्रीज हो गया। डायस्टोलिक प्रेशर डिक्रीज है। डायस्टोलिक प्रेशर डिक्रीज कब होगा? जब वेजोडाइलेशन होगी। सही है। वेजोडाइलेशन होगी तो हार्ट रेट क्या, डायस्टोलिक प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो कौन सा रिसेप्टर इधर इन्वॉल्व हुआ? यानी वेजोडाइलेशन में कौन सा रिसेप्टर इन्वॉल्व होगा एपिनेफ्रिन के केस में? बीटा 2। बीटा 2 ने वेजोडाइलेशन। तो ये लो डोज का एक तरह से इफेक्ट है। यानी ये ग्राफ हमें अगर मिलेगा, इट मींस ये लो डोज है। सही हो गया। अगर हाई डोज होती तो मुझे बताएं कौन से, इस ग्राफ में कौन से वाले प्रेशर पे ज्यादा चेंज आता और वो क्या चेंज होता? ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसके बाद कॉन्सेप्ट आना है इसके रिलेटेड, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। हाई डोज होती है अगर, डायस्टोलिक में चेंज होता है। सही हो गया। डायस्टोलिक में क्या चेंज होता? डायस्टोलिक इंक्रीज हो जाता, क्योंकि अल्फा 1 होता। अल्फा 1 क्या कर रहा था? वेजो कंस्ट्रिक्शन। वेजो कंस्ट्रिक्शन के केस में डायस्टोलिक ज्यादा। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह का आपको नजर आता। ये है सिस्टोलिक, डायस्टोलिक इस तरह हो जाता, ये इस तरह का कुछ ग्राफ बन जाता। सही है ना? अभी तो बिल्कुल ऑपोजिट है, यहाँ पे नीचे को है। अभी ब्लू जो अभी है ना ग्राफ, वो ऐसे है। ये ब्लू वाला अभी वाला ग्राफ है। ये नजर आई आपको? समझ आई बात? अगर हाई डोज देते तो ग्राफ थोड़ा डिफरेंट होता ये, लेकिन जनरली लो डोज की बात हो रही है। अब जैसे मैंने ग्राफ बना के दिखाया है, उस तरह का ग्राफ आता है एक और ड्रग में। कौन सी ड्रग है जिसमें ऐसा ग्राफ आ सकता है जैसा हाई डोज ऑफ एपिनेफ्रीन में? हाई डोज ऑफ एपिनेफ्रीन में ऐसा ग्राफ होगा। कौन सी ऐसी ड्रग अभी आप लोगों ने पीछे देखी है जो इस तरह का ग्राफ दे सकती है जैसा हाई डोज है? यानी उस ड्रग में बीटा 1 की क्वालिटी भी होगी और उस ड्रग में अल्फा 1 की क्वालिटी भी होगी। वेरी गुड। नोरेपिनेफ्रिन। नोरेपिनेफ्रिन दे सकती है इस तरह का ग्राफ, ये वाला ग्राफ ऐसा नोरेपिनेफ्रिन का होता है। सही हो गया। मैं आप लोगों को नोरेपिनेफ्रिन का ग्राफ, ये देखें, ये है नोरेपिनेफ्रिन का ग्राफ। नोरेपिनेफ्रिन का ग्राफ किससे मिल रहा है? हाई डोज ऑफ एपिनेफ्रिन। हाई डोज ऑफ एपिनेफ्रिन का भी ऐसी ग्राफ था ना, जैसा नोरेपिनेफ्रिन का ग्राफ है। ये नोरेपिनेफ्रिन का ग्राफ है। एग्री करते हैं? हाई डोज ऑफ एपिनेफ्रिन और नोरेपिनेफ्रिन का सिंपल जो ग्राफ है वो एक जैसा है। इस बात से एग्री कर रहे हैं आप लोग?
जो हाई डोज ऑफ एपिनेफ्रिन है इज इक्वल टू एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन का ग्राफ। अब आपके सामने कोई बंदा आ जाता है, आपके पास दो ग्राफ हैं, आपको कैसे पता लगेगा कि ये हाई डोज ऑफ एपिनेफ्रिन का ग्राफ है या ये नॉर एपिनेफ्रिन का ग्राफ है? ये तो मसला हो जाएगा, ग्राफ तो दोनों के सेम होंगे। क्वेश्चन आ जाए, इधर नहीं आता, यूएसएमएलई में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एफसीपीएस में भी ऐसे आ जाएंगे। मतलब ये अच्छे क्वेश्चंस में कंसीडर होता है और ये वाइवा में पूछा जाता है। आपको कैसे पता लगेगा कि हाई डोज ऑफ एपिनेफ्रिन है या लो डोज ऑफ नॉर एपिनेफ्रिन है? ओ सॉरी, हाई डोज ऑफ एपिनेफ्रिन है या नॉर्मल नॉर एपिनेफ्रिन है? किस तरह पता लगेगा? इसमें किस रिसेप्टर की डोमिनेंसी आई? अल्फा की। अगर हम अल्फा को ब्लॉक कर दें, नहीं नहीं, ग्राफ से पता लगाना है। अगर हम अल्फा को सीधे सी ब्लॉक कर दें, फिर इन दोनों ग्राफ में क्या फर्क आएगा? ये देखें, ये ग्राफ है नॉर एपिनेफ्रिन और हाई डोज ऑफ एपिनेफ्रिन का, नॉर एपिनेफ्रिन और हाई डोज ऑफ एपिनेफ्रिन। अगर हम अल्फा ब्लॉकर दे दें, अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक कर दें, अल्फा 1 की वजह से डायस्टोलिक होता था ना, अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया, तो नॉर एपिनेफ्रिन का ग्राफ क्या होगा? जो डायस्टोलिक प्रेशर है वो स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। सही हो गया ना? अल्फा 1 ब्लॉक कर देते हैं अगर हम, तो वेजो कंस्ट्रिक्शन खत्म हो जाएगी, फ्लैटन हो जाएगा। ये किस केस में होगा? नॉर एपिनेफ्रिन के केस में। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताने लगा, यहाँ ये समझ आ गया ना, नॉर एपिनेफ्रिन के केस में फ्लैटन होगी डायस्टोलिक की लाइन। ये समझ आई बात? अगर हम अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं तो अल्फा रिसेप्टर की एक्टिविटी ब्लॉक हो जाएगी। नॉर एपिनेफ्रिन का बीटा 2 फैक्ट ही नहीं था, तो इस वजह से लाइन फ्लैटन होगी। ये बात समझ आई कि लाइन क्यों फ्लैटन हुई है? डायास्टोलिक की लाइन, क्योंकि डायास्टोलिक की लाइन डिपेंड कर रही थी, किस पे डिपेंड कर रही थी? बाकी भी बताएं, सिर्फ एक दो की यस यस आ रहे हैं, बाकी सब भी बताएं। इतना ज्यादा सिंपल करके ये कहीं पे भी आपको नहीं मिलना। हाँ, ये अल्फा को ब्लॉक कर दिया हमने, अल्फा ब्लॉकर दे दिया। ये देखें, एपिनेफ आपके पास ना, इस ये ग्राफ है नॉर एपिनेफ्रिन और हाई डोज ऑफ एपिनेफ्रिन दोनों के लिए। आपने जो नीचे वाला है ना, नीचे वाला डिपेंड कर रहा होता है ब्लड वेसल की कंस्ट्रिक्शन पे। ब्लड वेसल वेजो डायलेटेड है या वेजो कंस्ट्रिक्शन है? वेजो कंस्ट्रिक्शन है तो ये जो डायस्टोलिक प्रेशर है ये ज्यादा होता है। और डायस्टोलिक प्रेशर कब वेजो कंस्ट्रिक्शन कौन करवाता है? अल्फा 1 रिसेप्टर। अगर हम अल्फा 1 को ब्लॉक कर देते हैं तो वेजो कंस्ट्रिक्शन नहीं होगी। वेजो कंस्ट्रिक्शन नहीं होगी तो ग्राफ क्या होगा? हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, डायस्टोलिक की लाइन हमारे पास स्ट्रेट हो जाएगी, क्योंकि डायस्टोलिक हमारे पास डिपेंड कर रही थी अल्फा रिसेप्टर पे। अल्फा रिसेप्टर ब्लॉक कर दिया, अल्फा रिसेप्टर ब्लॉक हो गया, तो उसने जो वेजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से डायस्टोलिक प्रेशर ज्यादा करवाया था वो वापस नॉर्मल लाइन पे आ गया, क्योंकि अब वो ब्लॉक हो चुका है। अब ज्यादा जो था वो अब नॉर्मल पे आ गया, इसकी अपनी फ्लैट लाइन आ गई। ये समझ आई बात? फ्लैट लाइन आ गई इन केस ऑफ नॉर एपिनेफ्रिन। हाँ जी, अभी मैं बताता हूँ एग्जैक्टली कुछ को ये पिक होगी ये बात। ये समझ आ गई है बात कि फ्लैट लाइन आ गई इन केस ऑफ नॉर एपिनेफ्रिन। अब हमने एक बंदे का एपिनेफ्रिन का ग्राफ था हाई डोज का, ये एपिनेफ्रिन का हाई डोज का ग्राफ है। उसी बंदे को आपने अल्फा का ब्लॉकर दे दिया, अल्फा 1 ब्लॉकर दे दिया। अल्फा 1 ब्लॉकर देंगे हाई डोज ऑफ एपिनेफ्रिन वाले को, तो उसकी लाइन फ्लैटन नहीं होगी, उसकी लाइन नीचे चली जाएगी, डायस्टोलिक की लाइन नीचे चली जाएगी। डायस्टोलिक की लाइन क्यों नीचे जाएगी? क्योंकि बीटा 2 का इफेक्ट होता है एपिनेफ्रिन पे। अल्फा 1 ने बीटा 2 को मास्क किया हुआ था हाई डोज पे, लेकिन जब अल्फा 1 रहेगा ही नहीं तो बीटा 2 सामने आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, क्लास में दो बच्चों की पोजीशन आती है, एक की फर्स्ट आती है एक की सेकंड आती है, सारी जो फोकस होता है वो फर्स्ट वाले पे आ जाता है। सही हो गया? अगर फर्स्ट वाला उधर होगा ही नहीं तो सारा फोकस किस पे आ जाएगा? सेकंड वाले पे। ये पॉइंट आप समझ आया? क्लास में दो बच्चे हैं,
एक की फर्स्ट पोजीशन आई, एक की सेकंड पोजीशन आई, सारी इंपॉर्टेंस उस बच्चे को मिल गई जिसकी फर्स्ट पोजीशन आई। हमने फर्स्ट पोजीशन वाले को हटा दिया, फिर किसको इंपॉर्टेंस मिलेगी? सेकंड पोजीशन वाले को। सही हो गया। एपिनेफ्रिन का केस ये है कि बीटा 2 तब तक मास्क है जब तक हाई डोज हमने एपिनेफ्रिन की दी है, क्योंकि तब अल्फा 1 जीता हुआ है। लेकिन जब हमने अल्फा 1 को रास्ते से हटा दिया तो बीटा 2 को इंपॉर्टेंस मिलेगी, और बीटा 2 रिसेप्टर वेजोडायलेशन करवाएगा। वेजोडायलेशन होगी तो हमारे पास डायस्टोलिक प्रेशर डिक्रीज होगा। सो डायस्टोलिक प्रेशर विल डिक्रीज, दैट्स व्हाई हमारे पास जो डायस्टोलिक का ग्राफ है वो नेगेटिव जाएगा, नीचे को जाएगा। और जैसे लो डोज ऑफ एपिनेफ्रिन में ग्राफ आ रहा था, उस तरह का ग्राफ हमें शो हो जाएगा। तो हमें पता लग जाएगा कि ये एपिनेफ्रिन का है और वो नॉर एपिनेफ्रिन है। तो आई होप अब ये क्लियर आपको हो गया होगा। नॉर एपिनेफ्रिन के केस में कोई कंपटीशन था ही नहीं, उसमें एक बंदा फर्स्ट आता था, अगर उस बंदे को हटा दिया तो पीछे कोई सेकंड वाला था ही नहीं। आया ही एक फर्स्ट था, बाकी सारे फेल थे, किसी को इंपॉर्टेंस नहीं मिली, बस उसको हटा दिया, बाकी सारे फेल ही रह गए, फ्लैटन लाइन। लेकिन जो एपिनेफ्रिन थी उसके केस में उसका एक कंपटीटर पीछे था जिसको इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही थी, पहला हटा तो दूसरा सामने आ गया सबके। तो दिस इज द मोस्ट इजी वे जिससे मैं आपको समझा सकता था। इसको कहते हैं एपिनेफ्रिन रिवर्सल। हाँ जी सर, की इज द मास्किंग इफेक्ट, यस मास्किंग इफेक्ट है। इस यही तो हम करते हैं ना। लो डोज ऑफ एपिनेफ्रिन तो हमें पता लग जाता, मसला आता है जब हाई डोज ऑफ एपिनेफ्रिन का ग्राफ आता है। हाई डोज ऑफ एपिनेफ्रिन और जो नॉर्मल ग्राफ होता है नॉर एपिनेफ्रिन का, वो एक जैसा होता है, मसला सारा आते ही तब है। इसको हम कहते हैं एपिनेफ्रिन रिवर्सल। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका वो उसका वाइवे का, जो ये सुना दे सही तरह से उसको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो ये आप लोग देख सकते हैं एपिनेफ्रिन के केस में क्या हुआ, प्री ट्रीटेड हमने अल्फा ब्लॉकर से किया तो ये ग्राफ नीचे चला गया, लेकिन नॉर एपिनेफ्रिन के केस में फ्लैटन लाइन आ गई। और अल्फा ब्लॉकर से आइसोप्रोटेरिनोल का बाद में बताऊंगा। तो ये एपिनेफ्रिन रिवर्सल था जो बड़ा मुश्किल सा कॉन्सेप्ट लगता होता है, तो ये मैंने अब बता दिया, अब ये भूलना नहीं है किसी ने, इससे आसान कहीं पर भी नहीं मिलेगा। अब देखें, अब यूजेस ऑफ एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन का एक यूज तो हमने पढ़ लिया, एनाफाइलेक्सिस, इससे सारे एग्री करते हैं। जो पहले 3 यूज है ना, ये नॉर एपिनेफ्रिन के भी है, एपिनेफ्रिन के भी है, सही हो गया। जो आखिरी यूज है ना ये 3, ये स्पेसिफिक एपिनेफ्रिन के। जो ऊपर वाले 3 है ना, ये एपिनेफ्रिन के भी है, नॉर एपिनेफ्रिन के भी है। ये कार्डियक अरेस्ट में यूज होती है। कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, टीका लगाते हैं दिल पे डायरेक्टली, इंट्राकार्डिक इंजेक्शन लगता है। इंट्राकार्डिक इंजेक्शन का बड़ा प्रोसेस डिफरेंट है, वो मैं समझाऊंगा, बड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। डायरेक्टली बीटा 1 पे एक्ट नहीं हो रहा होता, इसमें बड़ी चीजें हो रही होती हैं। तो अगर चाहते हो समझा देता हूँ, लेकिन बड़ा कॉम्प्लेक्स इसका प्रोसीजर है, वो मैं आपको वॉइस नोट पे समझाऊंगा। जो है ना, इसके अलावा क्योंकि इस पे रिसर्चेज हैं, इसकी प्रोबेबिलिटीज हैं, तो डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज आपको समझानी पड़ेगी, तो वो आप कंफ्यूज हो जाओगे। बस याद रखना है कि दिल पे जो टीका लगाते हैं ना, वो एपिनेफ्रिन का लगाते हैं। फिर आप लोग देखो एडजंक्ट टू द लोकल एनेस्थेटिक। लोकल एनेस्थेटिक की कोई एग्जांपल, कोई दांत निकलवाने गया हो, कोई टीका लगता है दांत के वहां पे लगाते हैं कि आप लोगों का वहां पे सुन्न हो जाए। कभी आप लोगों ने किसी ने दांत निकलवाया हो, सबने निकलवाए होंगे, कोई रूट कनाल किसी ने करवाई हो, आप सब भी गए होगे, कम से कम डेंटिस्ट के पास तो काफी लोग गए होंगे। तो वो लोकल एनेस्थेटिक होता है, स्पेसिफिक एरिया को हमने एनेस्थीसिया देना है, पूरी बॉडी को नहीं देना। जनरल एनेस्थीसिया होता है पूरी बॉडी, आप पूरे बेहोश हो, लेकिन उसमें सिर्फ वो स्पेसिफिक एरिया को देना है। तो अगर हम स्पेसिफिक एरिया के साथ ना नोर एपिनेफ्रिन या एपिनेफ्रिन को दे देते हैं, स्पेसिफिक एरिया के साथ टॉपिकली उधर दे देते हैं, तो टॉपिकली अल्फा 1 से ना वेलो कंस्ट्रिक्शन करवा देती है। टॉपिकली दे रहे होते हैं हम, ऊपर ऊपर ही। देखिए वो बड़ा सामने इंजेक्शन लगता है, बहुत डीप नहीं लगता, कोई लोकल एनेस्थीसिया का भी हो। अब देखें, मुझे ये बताएं कि वेलो कंस्ट्रिक्शन का क्या फायदा होगा लोकल एनेस्थेटिक में। कोई फायदा आपको जहन में आता है कि वेलो कंस्ट्रिक्शन क्या फायदा दे सकती है? 2 ड्रग्स दे रहे हैं आप, लोकल एनेस्थेटिक दे रहे हैं, साथ आप उसके एपिनेफ्रिन दे रहे हैं। हाँ, लिग्नोकेन, गुड, दिस इज अ लोकल एनेस्थेटिक। क्या फायदा हो सकता है वेलो कंस्ट्रिक्शन का? नो, ब्लड लॉस नहीं। वो जो ड्रग है ना,
वो उस जगह पे रहेगी। वरना लोकल एनेस्थेटिक अगर अकेला देते तो वो ब्लड वेसल में जाता और पूरी बॉडी में चल जाता। लेकिन हमें तो उसको रिस्ट्रिक्ट किधर रखना था, उस स्पेसिफिक एरिया पे जिधर हमें एनेस्थीसिया चाहिए, ब्लड लॉस नहीं, जिधर हमें एनेस्थीसिया चाहिए ना, हमें उसका इफेक्ट उधर ही रिस्ट्रिक्ट रखना है, स्पेसिफाई करना है। अब फॉर एग्जांपल एनेस्थीसिया इतने से एरिया पे चाहिए, तो यहाँ पे ब्लड वेसल तो होगी ना। अगर हम इस और ब्लड वेसल के अंदर एक बारी लोकल एनेस्थेटिक चला गया तो क्या होगा, वो पूरी बॉडी में चला जाएगा, आपको जहां पे इफेक्ट चाहिए था उधर तो आएगा ही नहीं, और बॉडी में साइड इफेक्ट्स भी आएंगे उसके। तो हम इधर की ब्लड वेसल को ब्लॉक कर देते हैं, बंद कर देते हैं। ब्लड वेसल ब्लॉक होगी, जो लोकल एरिया था उधर इफेक्ट हमें मिल जाएगा, और इसके साइड इफेक्ट्स भी नहीं आएंगे क्योंकि ये ब्लड में नहीं जा पाएगा। तो वेजोकंस्ट्रिक्शन का हमें ये फायदा हो गया। हाँ हाँ, वो हाई डोज के अकॉर्डिंग वो देते हैं, वो साम उधर मिक्सचर्स होते हैं, ये ड्रग्स के साथ बनाए जाते हैं। जो एनेस्थीसिया था, मैंने उस दिन भी बताया था, ये बड़ा बहुत ब्रॉड टॉपिक है, बहुत ज्यादा ब्रॉड। वेजोकंस्ट्रिक्शन होगी ना, तो वहां से जो ड्रग का लेवल है वो डिक्रीज जल्दी नहीं होगा, हमें क्योंकि ड्रग एक स्पेसिफिक जगह पे रखनी है। तो वेजोकंस्ट्रिक्शन, इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ। आपके घर घर में बेसन है, बर्तन धो रहे हैं आप, बेसन में से पानी निकलने का इंतजाम होता है। अगर आप उसको बंद कर दें तो पानी इकट्ठा हो जाएगा, आप उसमें झाग बनाए आराम से बर्तन धो लें, हो गया काम, आपका काम हो गया पूरा। यानी इफेक्ट आपका जो बार बार साबुन यूज कर रहे थे या बार बार जो चीज यूज कर रहे थे, वो आपको बार बार नहीं करनी पड़ेगी, एक ही बारी आपने किया क्योंकि आपने होल बंद कर लिया था। इसी तरह यहाँ पे है, अगर आपका वो होल खुला हो तो पानी निकलता जाएगा, जो आपने सर्फ या जिससे भी झाग बनानी होगी वो झाग नहीं बनेगी। या जो जकूजी बाथ होते हैं उसकी एग्जांपल आप लोग ले लें, कोई भी एग्जांपल ले लें, इसमें यही है कि जहां से ड्रग जा सकती थी ना, निकल के बाहर जा सकती थी, हमने वो रास्ता बंद करना है। वो रास्ता था ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स को हमने कर दिया कॉन्स्ट्रिक्ट। अब ड्रग ब्लड वेसल्स के अंदर नहीं जाएगी, लोकल एनेस्थीसिया के केस में वो उस लोकल एरिया में रिस्ट्रिक्ट रह जाएगी, और जब उस लोकल एरिया में वो रिस्ट्रिक्ट होगी तो हम उधर हमारा काम हो जाएगा। हाँ जी, ये एक तरह से हम कंट्रोल्ड प्रोसेस कर रहे हैं, उसको कंट्रोल कर रहे हैं कि ये इधर ही रहे, इधर से बाहर ना निकले। तो इस तरह हम उस स्पेसिफिक एरिया में रख सकते हैं उस ड्रग को। अगर वो ब्लड में चली गई तो एक तो उस एरिया से निकल गई, हमें उधर का इफेक्ट नहीं मिला, ब्लड में जाके वो अलग से साइड इफेक्ट्स भी दिखाएगी। तो अब समझ आया कि क्यों यूज करते हैं हम एपिनेफ्रिन या नॉर एपिनेफ्रिन लोकल एनेस्थेटिक के साथ, ये उसकी रीजन होती है। आई होप समझ आ गया होगा। इससे ज्यादा सिंप्लीफाई आई डोंट, कोई मेरे जहन में आ नहीं रहा। मैक्सिमम सिंप्लीफाई यही है कि हमने उसका जो रास्ता था वो बंद कर दिया। नेक्स्ट है हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन में वेजोकंस्ट्रिक्शन से ट्रीट हो गया, सही हो गया, ये तो आपको इजी सीन है, कोई आपको मसला नहीं है। हाइपोटेंशन, एनाफाइलेक्सिस आप लोग डिटेल में करके आए। ट्रीटमेंट ऑफ ओपन एंगल ग्लोकोमा ऑब्सोलीट हो गई। ये प्रोफ का क्वेश्चन भी था, ये साल एफजे में भी आया होगा। एपिनेफ्रिन के यूजेस 3 उन्होंने पूछे थे, ये मैंने 6 लिखे हैं। ये ऑब्सोलीट हो गई है, लेकिन ये नेक्स्ट चैप्टर में आप लोगों ने ड्रग्स पढ़नी है तब ग्लोकोमा में बताऊंगा, वहां पे लिखी हुई है। और एस्दमा में भी ये ऐसे जितनी ज्यादा यूज नहीं होती, लेकिन हो सकती है। हो क्यों सकती है? क्योंकि ड्यू टू इट्स बीटा 2 इफेक्ट। जो बीटा 2 इफेक्ट है वो डायलेशन करवा देंगे, सही हो गया। हमारे लंग्स में बीटा 2 रिसेप्टर है, अगर हम इनहेलेशन रूट से ले लें, इनहेलेशन रूट से ले रहे हैं तो वो स्पेसिफिकली बीटा 2 पे जाके लगेगी लंग्स में, और तो कोई रिसेप्टर आपको मिलेगी नहीं उसको लगने के लिए, तो वो बीटा 2 वाले इफेक्ट दे देगी। तो ये इसके यूजेज है एपिनेफ्रिन। तो आई होप ये यूजेस आ गए होंगे। ये प्रोफ का क्वेश्चन है, ये वाइवा क्वेश्चन है, ये एमसीक्यूज है, जिधर मर्जी चले जाएं इसके ये आना ही आना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। और एपिनेफ्रिन ही सबसे मुश्किल था। सही हो गया यहाँ तक, अब आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं थोड़े इसके एडवर्स इफेक्ट्स की तरफ। ये ड्रग नॉन स्पेसिफिक थी, नॉन स्पेसिफिक ड्रग है तो एडवर्स इफेक्ट तो होंगे। इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी बताऊंगा। ये ना हाइपरग्लाइसीमिया करवाती है। हाइपरग्लाइसीमिया बीटा 2 पे एक्ट करती है तो ग्लूकागोन लेवल ज्यादा होता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस ज्यादा होती है, इंसुलिन अल्फा 2 पे करता है तो कम होती है। ये आप लोगों को मैंने रिसेप्टर्स बताए थे, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये थोड़े माइन्यूट रिसेप्टर्स है, आप लोगों ने पढ़ लेने हैं आहिस्ता आहिस्ता, मैंने कहा था याद कर लेना, पहले लेक्चर में था। तो ये रिसेप्टर्स थे।
इन रिसेप्टर्स ने क्या किया? हाइपरग्लाइसीमिया। तो मुझे बताएं कि डायबिटीज के पेशेंट में ये अच्छी ड्रग होगी? डायबिटीज का एक पेशेंट है, नो, बिकॉज ये हाइपरग्लाइसीमिया करवा रही है डिफरेंट रिसेप्टर्स पे एक्ट करके। तो डायबिटीज के पेशेंट में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगी, देख के देनी पड़ेगी। सही हो गया? उसका ब्लड शुगर लेवल पहले मेंटेन करना पड़ेगा। सही हो गया ना? हो सकता है हमें यूज करना पड़ जाए, एनाफाइलेक्टिक शॉक हुआ है, सबसे अच्छी ड्रग है, डायबिटीज है, उस पेशेंट को यूज करनी पड़ सकती है, यूज करेंगे, लेकिन मेंटेन करना पड़ेगा। मतलब फिर हमें उसको वो एक चीज को देखना पड़ेगा कि भाई इसमें ये मसला है, तो हमने उसको भी साथ ट्रीट करना है। अगर हमें इसका साइड इफेक्ट पता होगा तभी हम उसको देखेंगे ना। आप एपिनेफ्रिन लगा दें, एनाफाइलेक्सिस हुआ है, उधर से उसका ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो जाए और वो कोई और ही उसको मसला हो जाए साथ। सही है ना? जब आपको पता होगा एपिनेफ्रिन का साइड इफेक्ट ज्यादा है, आप उसी टाइम उसकी शुगर चेक करोगे और उसकी शुगर चेक करके आप देखोगे कि ज्यादा हो गई है। अगर ज्यादा होगी आप उसको मेंटेन करोगे, इंसुलिन लगानी है, जैसे भी लगानी है आप मेंटेन करोगे। सही हो गया? समझ आई ना कि साइड इफेक्ट्स पता होने चाहिए आपको। साइड इफेक्ट पता होगे तभी तो आप उस ड्रग का जो साइड इफेक्ट आना होगा उसको किसी और ड्रग से सही कर दोगे। और बीटा 3 रिसेप्टर जो इन्वॉल्व होते हैं लिपोलिसिस में होते हैं, याद ना करें, ये हो जाएगा याद। बीटा 3 बस याद रखें, लिपोलिसिस में होते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन या इंटरेक्शंस क्या है? हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म आप लोग पिछले साल पर क्या है? हाइपरथायरॉयडिज्म में, हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है? मेटाबॉलिक एक्टिविटी पे क्या फर्क आता है? मेटाबॉलिक इंक्रीज होती है। इंक्रीज होगी, इंक्रीज कैसे होती है? इंक्रीज होती कैसे? इंक्रीज हर कोई कहेगा बीएमआर इंक्रीज हो रहा है, बीएमआर इंक्रीज हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या इंक्रीज हो रहा है? कुछ तो इंक्रीज हो रहा है ना। T3 T4 से इंक्रीज हो रहा है, लेकिन सेल की एक्टिविटी कैसे इंक्रीज हो रही है? सेल की मशीनरी इंक्रीज हो रही है। वेरी गुड हसनात। सो सेल की मशीनरी इंक्रीज हो रही है। सेल की मशीनरी में सब कुछ आ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में आएगा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? ऑब्वियसली फैक्ट्री है, हर जगह पढ़ते रहते हो, इट इज अ फैक्ट्री, पावर हाउस, पावर हाउस, तो वो पावर हाउस है। फिर जो रिसेप्टर्स होते हैं वो भी इंक्रीज हो जाएंगे। सही हो गया? सोडियम पोटाशियम चैनल, ये चैनल्स हैं, ये सारे चैनल्स भी तो एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहे हैं ना। इन सब पे हर एटीपी एक्टिविटी, एटीपीएस चैनल, जो रिसेप्टर्स है, जी प्रोटीन रिसेप्टर्स है, ये भी इंक्रीज हो जाएंगे। यानी सब कुछ इंक्रीज हो रहा होता है। तो किसी बंदे को हाइपरथायरॉयडिज्म है ना, तो उसके रिसेप्टर्स ज्यादा हो जाते हैं और उसके हार्ट पे जो बीटा 1 रिसेप्टर्स होते हैं ना वो भी ज्यादा हो जाते हैं। रिसेप्टर ज्यादा हो गए, मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज्यादा ही, हार्ट रेट आप लोग क्या पढ़ते थे? हाइपरथायरॉयडिज्म में आप लोग ये पढ़ते होगे कि टैकीकार्डिया होता है, स्वेटिंग स्वेटिंग होती है, गर्मी लगती है, बंदा पतला हो जाता है, बड़ी चीजें आप लोग पढ़ते हो। हार्ट रेट पढ़ा होगा, ज्यादा हो जाता है। हार्ट रेट कैसे ज्यादा होता है? रिसेप्टर ज्यादा हो जाते हैं, रिसेप्टर की एक्टिविटी ज्यादा हो जाती है, अंदर फिर मेटाबॉलिक फंक्शन ज्यादा हो जाते हैं। रिसेप्टर ज्यादा हो गया, बीटा 1 हार्ट पे था, अब हम कोई ड्रग देते हैं जो कि बीटा रिसेप्टर पे एक्ट कर सकती है। अब हमें ये ड्रग उस बंदे को जिसको हाइपरथायरॉयडिज्म है ज्यादा देनी चाहिए, फॉर एग्जांपल एपिनेफ्रिन देने लगे हैं, उस बंदे को हमें एपिनेफ्रिन ज्यादा देनी चाहिए जिसको हाइपरथायरॉयडिज्म हो, या कम देनी चाहिए? वेरी गुड, कम देनी चाहिए, क्योंकि रिसेप्टर ज्यादा है, वो सेंसिटिव पहली बहुत ज्यादा है, तो हम उसको वो ड्रग कम देंगे। तो अगर कोई हाइपरथायरॉयडिज्म का पेशेंट है, कहते हैं ना कि हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप हिस्ट्री लेते नहीं हो अगर प्रॉपर, अभी थर्ड ईयर में आए हो, थर्ड ईयर में हिस्ट्री लेनी होती है, जाके सीखना होता है। लेकिन चलो इस साल आप लोग अभी कॉलेज बंद है, जब जाओगे तो सीखना जरूर, फोर्थ फाइनल ईयर तक, ताकि स्ट्रॉन्ग हो जाए। जब हिस्ट्री आपकी स्ट्रॉन्ग होगी ना, तो आप कभी भी गलत ड्रग नहीं दोगे। कहते हैं ना, वो पेशेंट आया, वो डॉक्टर ने एक इंजेक्शन लगाया, वो मर गया, क्यों मरता है? हिस्ट्री नहीं ली होगी। इमरजेंसी में नो डाउट हिस्ट्री सारी नहीं ले सकते, लेकिन इमरजेंसी में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये एपिनेफ्रिन वगैरह इमरजेंसी में लगी होती है। लेकिन आपको इमरजेंसी में भी ना 2 4 5 जो बेसिक बातें हैं वो पता होनी चाहिए, तो फिर आप कभी भी गलत टीका नहीं लगाओगे। तो इस वजह से ये टीकों की वैल्यू आती होती है, होनी चाहिए। तो ये आप लोग को क्लियर हो गया। तो हाइपर थायरॉयडिज्म में हम कम दे देंगे ड्रग, वेरी सिंपल। कोकेन, कोकेन एक ड्रग है जो रीअपटेक इनहिबिटर है। रीअपटेक इनहिबिटर क्या होता है? जो नोर एपिनेफ्रिन का लेवल ज्यादा करवाएगी।
तो नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल ज्यादा वो करवा रही है, तो फिर हमें ड्रग ज्यादा देनी चाहिए कि कम देनी चाहिए? तब भी हमें लो देनी चाहिए क्योंकि ये भी ज्यादा करवा रही है। तो इसलिए दो ऐसी ड्रग्स नहीं देते जो एक ही जैसे काम करवा रही हो। कोकेन का कैसे पता लगेगा? कोई नशेई आ जाता है, सही है, नशेई के नाक में देखोगे, सूंघते हैं जो कोकेन, उसके नाक में समटाइम जो होते हैं ना कोकेन यूजर्स, उनके होल्स होते हैं। होल्स की रीजन होती है, वो मैं कभी बाद में बताऊंगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से। ये क्योंकि लोकल वेजो कंस्ट्रिक्टर होता है। तो हल्का सा आपको जल्दी से देखना है ये पांच छह चीजें कि भाई उसको है कैसे। आप जल्दी से नाक देखेंगे या कोई साथ आया उससे पूछे कहाँ से लाए हो इसको, वो कहे मैं कब्रिस्तान से उठा के लाया हूँ, कब्रिस्तान से आपके जहन में आएगा कि हाँ वहां पे समटाइम्स बड़े नशे ही होते हैं। देखो इस तरह चीजें इंटरप्रेट करनी होती है। कोकेन, तो तब आपने उसको देख के देंगे। डायबिटीज का पेशेंट, ग्लूकोज ज्यादा होता है डायबिटीज के पेशेंट में, पहले ही बताया। बीटा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर आप लोग अगले चैप्टर में पढ़ोगे। तो ये जो आप पढ़ रहे हो बीटा एगोनिस्ट है, अगर आप बीटा ब्लॉकर साथ दे दोगे तो बीटा एगोनिस्ट और बीटा ब्लॉकर क्या करेंगे, एक दूसरे का फैक्ट कैंसिल कर देंगे, सही हो गया। तो आपने ये देख देख के करनी होती है। लेकिन बीटा ब्लॉकर का इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो बीटा ब्लॉकर्स कोई बंदा ले रहा है ना, बीटा ब्लॉकर ले रहा है, तो बीटा टू रिसेप्टर क्या होगा, बीटा टू रिसेप्टर ब्लॉक होगा जिसने बीटा ब्लॉकर ली हुई है। बीटा टू रिसेप्टर करवाया था वेजोडाइलेशन, एक मिनट, बीटा टू करवा रहा था वेजोडाइलेशन, बीटा टू वेजोडाइलेशन करवाता है। हाइपरटेंशन में आप लोग सुनते हो ना कि बीटा बीटा ब्लॉकर ले रहे हैं, आप लोग के घर वाले कोई ले रहे होंगे, मिलोल कोई कुछ ले रहा होगा। हाइपरटेंशन तो बड़ी कॉमन चीज है, बीटा ब्लॉकर्स काफी लोग ले रहे होते हैं, आप सबके घरों में कोई ना कोई ले रहा होगा। बीटा ब्लॉकर दी, बीटा टू की वजह से क्या हो, ब्लॉक हो गया, तो वेजो कंस्ट्रिक्शन भी हो रही होती है, सही है। हाइपरटेंशन में बड़ी रीजन होती है, हार्ट रेट को डिक्रीज कर रही होती है, इसका हम सारे इफेक्ट्स पढ़ेंगे। अभी मैं थोड़ा सा जनरल थोड़ा बता रहा हूँ। बीटा ब्लॉक हो गया तो वेजो डायलेशन नहीं होगी, नॉर्मल आर्टरीज होंगी। लेकिन जो हमने एपिनेफ्रिन दी थी, एपिनेफ्रिन किस पे वर्क कर सकती थी, अल्फा वन पे भी बीटा टू पे भी। लेकिन बीटा टू तो ब्लॉक है, तो एपिनेफ्रिन सारा इफेक्ट अल्फा वन पे कर देगी, और सारा इफेक्ट जब अल्फा वन पे करेगी तो वो सीवियर वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा देगी। ये बात समझ आई? अगर किसी को बीटा ब्लॉकर दिया हुआ है और उसको साथ एपिनेफ्रिन दे देते हो, तो एपिनेफ्रिन का सारा इफेक्ट किस पे हो जाएगा? ये बताएं फिर, मैं किसी ने क्वेश्चन पूछा बताता हूँ। बीटा ब्लॉकर का सारा इफेक्ट बंद हो जाए, अल्फा पे हो जाएगा, सही है ना। अल्फा वन क्या करेगा, वेसोकंस्ट्रिक्शन, हाइपरटेंशन। someone is asking a girl died due to excess of beta blocker uptake, so it is a dangerous medicine। बीटा ब्लॉकर आपका हार्ट रेट स्लो करवाती है, आपका हार्ट बंद करवा देती है, कार्डिक अरेस्ट करवा देती है। बीटा वन अगर ब्लॉक हो जाएगा हार्ट पे, तो हार्ट की कॉन्ट्रेक्टिलिटी भी कम हो जाएगी, हार्ट की कंडक्शन भी कम हो जाएगी, हार्ट की जो वो है रेट भी कम हो जाएगा, सब कुछ कम होगा, लीड टू कार्डियक अरेस्ट। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो बीटा ब्लॉकर इस तरह वो करवाता है किसी की डेथ। ये बीटा ब्लॉकर ना कल पढ़ना है, बहुत डिटेल में पढ़ना है, उसकी टेंशन वाला है, सब कुछ बताऊंगा। इनहेलेशन एनेस्थेटिक, जो एनेस्थेटिक है ना, ये आपके हार्ट को सेंसिटाइज कर देती है। जो एनेस्थेटिक है ये आपके हार्ट को सेंसिटाइज कर देती है, सेंसिटिव कर देती है एपिनेफ्रिन से। तो फिर हम एपिनेफ्रिन कम देंगे। एनेस्थीजिया जब दिया होता है ना, जो एनेस्थेटिक होता है ये आपके हार्ट को सेंसिटाइज करते हैं, कुछ एनेस्थीजिया, ये सीएनएस में पढ़ोगे आप लोग। तो ये चीज थी। अब जो ये साइड इफेक्ट्स बताए हैं ना, ये आगे नोरेपिनेफ्रिन में भी यही वाले आ जाते हैं, डोपामिन में भी यही वाले आ जाते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑलमोस्ट। फिर जो आइसोप्रोटेरिनोल है और डोब्यूटामिन, सब में ऑलमोस्ट ये चीजें आ जाती हैं करीब करीब, तो देख के देते होते हैं। नोरेपिनेफ्रिन, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट ड्रग नोरेपिनेफ्रिन। ये भी हम डिफरेंट रूट से देते हैं, ये आईवी ज्यादातर दी जाती है। ये किस किस पे एक्ट करती है, आप लोगों को बताया था अल्फा वन पे, अल्फा टू पे, बीटा वन पे, बट बीटा टू पे नहीं करती, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नॉरएपिनेफ्रिन बीटा टू पे नहीं करती, सही हो गया। जो
है ना नॉरएपिनेफ्रिन, कंपनसेटेड बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स। ये बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स क्या करेगी? नॉरएपिनेफ्रिन अल्फा 1 पे एक्ट करती है, बीटा 2 पे एक्ट नहीं करती। अल्फा 1 पे करेगी तो वेजोकंस्ट्रिक्शन होगी, वेजोकंस्ट्रिक्शन होगी तो एज अ रिजल्ट क्या होगा? टैकीकार्डिया के ब्रेडिकार्डिया। मुझे बताएं, टैकीकार्डिया होगा कि ब्रेडिकार्डिया? ब्रेडिक वेजोकंस्ट्रिक्शन पे क्या होता है? ब्रेडिकार्डिया होता है। ब्रेडिकार्डिया इतनी बारी मैं बता चुका हूँ, रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया। तो कंपनसेटरी बैरोरिसेप्टर, अब देखो जो है ना नॉरएपिनेफ्रिन, ये बीटा 1 पे भी एक्ट कर सकती थी, लेकिन जो नॉरएपिनेफ्रिन होती है ना, ये अल्फा स्पेसिफिक थोड़ी ज्यादा होती है। अल्फा के रिसेप्टर के इफेक्ट थोड़े ज्यादा दिए तो रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया कर दिया। जबकि अगर बीटा 1 पे नॉरएपिनेफ्रिन एक्ट करती तो इसको तो टैकीकार्डिया करना चाहिए था। सही हो गया, इसको टैकीकार्डिया करना चाहिए था, लेकिन नॉरएपिनेफ्रिन के केस में ब्रेडिकार्डिया हो रहा था। कंपनसेटरी बैरोरिसेप्टर टेंड्स टू ओवरकम द डायरेक्ट पॉजिटिव कोनोट्रोपिक इफेक्ट, यानी जो डायरेक्ट इफेक्ट होना था नॉरएपिनेफ्रिन का, वो रिफ्लेक्स इफेक्ट ने उसको ओवरकम कर दिया। कंपटीशन आ गया, रिफ्लेक्स जीत गया, डायरेक्ट इफेक्ट हार गया। समझ आई? ये पॉइंट समझ आया? क्योंकि इसके बाद मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने लगा हूं। ये पॉइंट बस मुझे पहले बताएं कि ये समझ आ गया। इसके अगला पॉइंट इससे रिलेटेड और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट ये है कि आपने उसको ड्रग दी। देखें, अब मैं इसको व्हाइट बोर्ड पे समझाता हूं। लेट मी ओपन द व्हाइट बोर्ड। हमारे पास ड्रग है अल्फा नॉरएपिनेफ्रिन। नॉरएपिनेफ्रिन अल्फा 1 पे भी एक्ट कर सकती है, अल्फा 2 पे, इस सीक्वेंस से एक्ट करती है। सही है, इस सीक्वेंस पे एक्ट कर रही होती है। पहले अल्फा 1 अल्फा पे ज्यादा स्पेसिफिक होती है। अल्फा 1 पे एक्ट करेगी तो वेजोकंस्ट्रिक्शन करवाएगी, बीटा 1 पे एक्ट करेगी तो टैकीकार्डिया करवाएगी नॉर्मली। अल्फा 1 पे करवाएगी तो वेजोकंस्ट्रिक्शन होगी, वेजोकंस्ट्रिक्शन लीड टू रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया। तो देखें, वो अल्फा 1 के थ्रू रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया करवा रही है, बीटा 1 के थ्रू वो टैकीकार्डिया करवा रही है, लेकिन जीतता कौन है? रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया। जो रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया ना, वो ओवरकम कर जाता है टैकीकार्डिया को, क्योंकि पहले ज्यादा इफेक्ट अल्फा 1 पे आ जाता है। तो अल्फा 1 वेजोकंस्ट्रिक्शन करवा के रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया करवा देता है। सही हो गया? हाँ, यहाँ पे भी मास्किंग हो रही है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, मास्किंग हो रही है। अब ये आप लोग को समझ आ गई होगी बात। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात पूछने लगा हूं। अब मुझे इसका जो आंसर दे देगा, आई विल गेट इम्प्रेस फ्रॉम दैट पर्सन। इसका क्वेश्चन ये है कि अगर कौन सा ऐसी सिचुएशन है, कौन सी ऐसा कंडीशन है, कौन सा ऐसा पेशेंट होगा जिसमें नॉरएपिनेफ्रिन ब्रेडिकार्डिया नहीं टैकीकार्डिया करवाएगी? कौन सा ऐसा हार्ट का मरीज होगा जिसमें वो टैकीकार्डिया करवाएगी? कौन सा ऐसा हार्ट का मरीज होगा जिसमें रिफ्लेक्स मैकेनिज्म्स नहीं होंगे? ये बता दें, ये सोचें। रिफ्लेक्स मैकेनिज्म्स, कौन सा ऐसा हार्ट का पेशेंट होगा जिसमें बंद हो गए होंगे? समवन इज इन गैंग्लियन ब्लॉक, कुछ इसी तरह की चीज सोचें। कौन सी ऐसी हार्ट की ट्रीटमेंट होती है, चलो मैं बताएं, जिसमें हार्ट को बॉडी से बाहर निकाल लिया जाता है? ओपन हार्ट सर्जरी, ट्रांसप्लांट, पहले बाईपास वगैरह में भी हार्ट ट्रांसप्लांट भी आ गया। तो हार्ट ट्रांसप्लांट के पेशेंट पे मुझे ये बताएं कि रिफ्लेक्स मैकेनिज्म्स होंगे कि नहीं होंगे? हार्ट ट्रांसप्लांट के पेशेंट या नहीं होंगे? ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। हार्ट ट्रांसप्लांट का पेशेंट, क्योंकि नर्व कैन नॉट बी रीजनरेटेड। पूरी जिंदगी आप लोग ये पढ़ते आए हो, आज ये अप्लाई हो रहा है। हार्ट जब अलहदा कर दोगे, नर्व जो साथ थी वो खत्म हो गई, टूट गई, कनेक्शंस टूट गए, अब वो दोबारा रीजनरेट नहीं होंगे।
तो सारे हार्ट के रिफ्लेक्स मैकेनिज्म्स ब्लॉक, खत्म। यानी उसमें कोई भी ऐसी ड्रग दोगे जो वेजोकंस्ट्रिक्शन करवाती है, वो रिफ्लेक्स मैकेनिज्म्स नहीं देगी। ये पॉइंट समझ आया? कि ऐसा पेशेंट जिसकी हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी हुई है या उसका हार्ट ओपन हार्ट सर्जरी हुई है, जिसके नर्व के कनेक्शंस टूट गए हैं, उसमें रिफ्लेक्स मैकेनिज्म हार्ट पे खत्म हो जाते हैं। यानी अगर कोई ऐसी ड्रग है जो वेजोकंस्ट्रिक्शन करवाती है, कोई ऐसी ड्रग है जो अल्फा 1 पे वेजोकंस्ट्रिक्शन करवाती है, तो वो रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया नहीं करवाएगी। सही हो गया? ये आप लोग को बात समझ आ गई? जो रिफ्लेक्स मैकेनिज्म है वो लॉस हो जाएंगे इन दिस, इस तरह की कंडीशन में। सही है? तो अगर आप नॉरएपिनेफ्रिन ऐसे पेशेंट को देते हैं जिसका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ या ऐसी सर्जरी हुई है, ओपन हार्ट सर्जरी हुई है जिसमें नर्व कनेक्शन खत्म, उसके नर्व कनेक्शन ओपन हार्ट सर्जरी हो गया या ट्रांसप्लांट हो गया जिसमें नर्व कनेक्शन अलहदा टूट गए हैं, उसको आप नॉरएपिनेफ्रिन देते हैं तो ब्रेडिकार्डिया होगा कि टैकीकार्डिया होगा? उस पेशेंट को टैकीकार्डिया होगा। सो ये कॉन्सेप्ट याद रखना। एक ये कंडीशन होगी जिसमें टैकीकार्डिया होगा। एक और कंडीशन में भी हम देख सकते हैं, उस बंदे को क्या करो, एट्रोपिन दे दो। ये नॉर्मल पर्सन की अब बात करने लगा, नॉर्मल पर्सन है, उसको एट्रोपिन दे दो। एट्रोपिन क्या करेगी, जो रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया है उसको मास्क कर देगी, उसको रोक देगी, और फिर हम नॉरएपिनेफ्रिन का इफेक्ट देख सकते हैं। सो ये नॉरएपिनेफ्रिन का इफेक्ट है। तो ये आई होप आप समझ आ गया होगा, ये टेबल समझा चुका हूँ, एपिनेफ्रिन रिवर्सल हो चुका है। अब मूवी मूव कर द डोपामिन। डोपामिन, अच्छा लेक्चर अभी तो काफी रहता है, लाइक आधा घंटा लग जाए थोड़ा सा और कवर करने में, फिर कल बाकी हम कल के साथ मिला लेंगे क्योंकि कल वाला भी थोड़ा बड़ा लेक्चर ही है। ये डोपामिन और ये दो और ड्रग्स है जो नॉन सिलेक्टिव है, वो मैं कवर कर दूं, कल हम जो सिलेक्टिव है वो कर लेंगे साथ। डोपामिन, डोपामिन की डोज रिलेटेड इफेक्ट्स होते हैं। लो डोज पे यानी इस डोज पे सिर्फ वो D1 रिसेप्टर पे काम कर सकती है। थोड़ी ज्यादा डोज करेंगे तो वो D1 के साथ बीटा 1 पे भी काम करेगी, और थोड़ी और ज्यादा करेगी फिर जाके वो अल्फा 1 पे भी। तो D1 के थ्रू वो रीनल वेजोडाइलेशन करवाती है, बीटा 1 के थ्रू वो कार्डिक आउटपुट इंक्रीज करवाती है, और अल्फा 1 के थ्रू वो वेजोकंस्ट्रिक्शन। तो इसके तीनों इफेक्ट्स हैं लेकिन डोज रिलेटेड है। तो इस वजह से जब हमने किसी को देना है शॉक के केस में, वो उसको रीनल इनसफिशिएंसी है, तो हम क्या इफेक्ट्स देने की कोशिश करेंगे कि उसकी रीनल वेजोडाइलेशन हो जाए, कार्डिक आउटपुट इंक्रीज हो जाए। तो उस केस में डोपामिन बेहतर होगी। अगर बहुत ज्यादा डोज देंगे तो वो वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाएगी और इवन रीनल की वेजो कंस्ट्रिक्शन भी करवा देगी, तो फिर हमारे लिए वो अच्छी नहीं है। तो हमें मेनली क्या इफेक्ट्स लाने हैं, रीनल वेजोडाइलेशन और कार्डिक आउटपुट इंक्रीज करवाना। तो डोपामिन के ये डोज रिलेटेड साइड इफेक्ट प्रॉफ का क्वेश्चन होता है, आप लोगों ने बस ये देखने में डोज रिलेटेड इसके इंक्रीज। सही हो गया? इनके जो साइड इफेक्ट्स है ना, वो सारे आप लोग वहां पे पढ़ लोगे, जो एपिनेफ्रिन का पढ़ा चुका ना वही इनके भी है ऑलमोस्ट। जो जब बहुत ज्यादा हाई पे करेंगे ना तो प्री डोमिनेंट इफेक्ट अल्फा 1 का हो जाएगा। अगर लो डोज दे रहे हो ना, ये डोज दे रहे हो, तो D1 पे मेन इफेक्ट है, बीटा 1 पे फिर है, फिर अल्फा 1 पे है। फिर और जो मीडियम डोज दे रहे हो उस पे बीटा 1 पे और ज्यादा इफेक्ट हो गया, डी पे तो हो रहा है, उसके बाद फिर एन पे अल्फा। अगर सबसे ज्यादा डोज दे रहे हो तो अल्फा 1 का इफेक्ट सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो आप लोगों ने ये इफेक्ट्स देख हैं, बस इसका ये आना चाहिए आपको, डोपामिन का ही इंपॉर्टेंट है। और डोपामिन और ये सब मैंने कैटाकोलामिन बताया कि ये आप लोग ओरली नहीं दे सकते, इसको कंटिन्यूस इन्फ्यूजन की फॉर्म में आईवी देते हैं और इसकी ज्यादा हाफ लाइफ नहीं होती। नेक्स्ट कम टू डोब्यूटामीन। डोब्यूटामीन बड़ा इजी था। डोब्यूटामीन का सिर्फ बीटा 1 पे इफेक्ट हो रहा था, और बीटा 1 पे इफेक्ट होने की वजह से पॉजिटिव आइनोट्रोपी, पॉजिटिव कॉनोट्रोपी। आइनोट्रोपिक होता है कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज, कॉनोट्रोपी होता है रेट इंक्रीज, हार्ट रेट। तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के केस में
मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो गया, उस हार्ट को ट्रैक नहीं कर पा रहा, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो गया, कार्डिक सर्जरी फॉर शॉर्ट टर्म यूज, तो उस केस में देंगे क्योंकि इसका सिर्फ बीटा 1 इफेक्ट है। लेकिन ये मैं आप लोग को पहले इसलिए इतने डिटेल में समझाया था ताकि अब आप लोग को कोई इसमें मसला नहीं होगा। आइसोप्रोटेरिनोल, आइसोप्रोटेरिनोल अब इतना ज्यादा यूज होता नहीं है, लेकिन इसके क्या इफेक्ट थे, बीटा 1 पे भी एक्ट कर सकता था, बीटा 2 पे भी। बीटा 1 पे एक्ट करेगा तो हम यूज कर सकते हैं एबी ब्लॉक में, हार्ट पे, यानी हार्ट के रिलेटेड यूज कर सकते हैं। बीटा 2 इफेक्ट के लिए हम नेबुलाइजर में दे सकते हैं, जो एस्थमा होता है उसके केस में भी यूज हो सकता है। बीटा 2 इफेक्ट क्या करेगा, वेजोडाइलेशन, और जब वेजोडाइलेशन होगी तो उसका एस्थमा बेहतर। तो ये हमारे पास होगी। यहाँ तक आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। ये अब आप लोगों ने बस उसके रिसेप्टर देखने हैं, रिसेप्टर के इफेक्ट देखने हैं, आपको उसका फंक्शन आ जाएगा। चलिए अब जल्दी से हम देखते हैं अगले वाले, फिनाइलेफ्रीन। फिनाइलेफ्रीन ये वाली, ये बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट सी ड्रग्स आप लोग को वैसे ही दिखा रहा हूँ। फिनाइलेफ्रीन ना डिफरेंट फॉर्म्स में होती है। आइनोट्रोपिक कोनोट्रोपिक आप लोग ग्रुप में पूछेगा, आपस में एक्सप्लेन कीजिएगा क्योंकि ये फिजियो की चीजें हैं। आइनोट्रोपिक वैसे मैं बता देता हूँ जल्दी से कि कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करे तो पॉजिटिव आइनोट्रोपी होता है। हार्ट रेट को के लिए हम वर्ड कोनोट्रोपी यूज करते हैं। फिनाइलेफ्रीन, फिनाइलेफ्रीन अल्फा 1 का होता है एगोनिस्ट मेनली। अल्फा 1 क्या करता है, वेजोकंस्ट्रिक्शन। अगर आपकी जो नोज में वेसल्स हैं उसकी वेजोडाइलेशन हो जाए ना, तो क्या होता है, आपको नाक आ रहा होता है, आप कहते हैं मुझे नाक आ रहा है, नजला हो गया, जुकाम हो गया। वेजोडाइलेशन होती है तो आपने पढ़ा होगा डीमा होता है, आप लोगों ने ये चीज पढ़ी हुई है ना कि वेजोडाइलेशन होती है तो फ्लूइड ब्लड वेसल से बाहर आता है। ब्लड वेसल से जो ब्लड वेसल से फ्लूइड बाहर आता है, वही फ्लूइड इन द फॉर्म ऑफ क्या आ रहा होता है, आपका जो नेजल सेक्रीशंस है वो आ रही होती हैं। अगर अल्फा 1 एगोनिस्ट उस बंदे को दे देंगे तो उसकी नाक की उसकी नाक की में जो ब्लड वेसल्स है उनकी भी वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी। जब वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी तो ऑब्वियसली उसका वो कंडीशन बेहतर हो जाएगी। सही हो गया। अब ये तो बड़ा सिंपल सा है। आंख में भी दे सकते हैं, आंख में फिनाइलेफ्रीन यूज होती है, ये आंख वाली तो हमें कल पढ़नी है तो कल पढ़ेंगे, नाक वाली भी। तो वेजो कंस्ट्रिक्शन की तो ये डिफरेंट फॉर्मुलेशन होती हैं। अल्फा एगोनिस्ट है, डी कंजेस्टेंट है, कंजेस्टेंट जो होती है ना नोज के लिए, फ्लू हो गया, नजला, उसके लिए। मिड्रियाटिक है, अल्फा 1 एगोनिस्ट पे एक्ट करती है, तो आप लोगों को बताया था अल्फा 1 एगोनिस्ट मिड्रियासिस करवाते हैं, तो ये एज अ मिड्रियाटिक होती है। इसकी क्या प्रॉपर्टी थी, आई में क्या प्रॉपर्टी थी अल्फा एगोनिस्ट की जो कि इसको डिफरेंशिएट कर रही थी पैरासिम्पैथेटिक से, कल मैं 3 बारी बता चुका हूँ, कोई बताए। ये मिड्रियाटिक है, ये इसको पैरासिम्पैथेटिक से कैसे बेहतर बना रही है, किसी को याद हो? नो अकोमोडेशन, इसका अकोमोडेशन पे कोई इफेक्ट नहीं है, सिर्फ मिड्रियासिस करवा रही है, बाकी कोई मसला नहीं। और न्यूरोजेनिक हाइपोटेंशन, न्यूरोजेनिक शॉक आप लोगों ने पढ़ा होगा कि स्पाइनल कॉर्ड कट गई, वेजोडाइलेशन हो जाती है, सिर्फ न्यूरोजेनिक शॉक आपने पढ़ा होगा ना। तो इसमें अल्फा 1 रिसेप्टर वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा के जो न्यूरोजेनिक शॉक, न्यूरोजेनिक हाइपोटेंशन होती है, ये आप लोग पढ़ चुके हो फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में, तो उसमें हेल्प करती है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज बताने लगा, ये ना मेडिसिन होती है कोल्ड में, डिफरेंट मेडिसिन होती हैं, इसमें क्या क्या है, पैरासीटामोल, कैफीन और फिनाइलेफ्रीन, ये 3 चीजें हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। आप लोगों ने पढ़ा होगा पेनाडोल एक्स्ट्रा, पेनाडोल एक्स्ट्रा पैरासीटामोल और कैफीन होती है। पैरासीटामोल सादी आप लोग जो खाते हो पेनाडोल, वो पैरासीटामोल है। अभी कोल्ड में यूज हो रही है फिनाइलेफ्रीन भी। अब जो होता है ना बिनाइन प्रोस्थेटिक हाइपरप्लेजिया, बिनाइन प्रोस्थेटिक हाइपरप्लेजिया, इसमें अल्फा 1 रिसेप्टर प्रोस्टेट में प्रेजेंट होते हैं, जब वो एक्टिव होते हैं तो होती है उनकी कॉन्ट्रैक्शन, और जब उनकी कॉन्ट्रैक्शन होगी तो यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन होगी। सही है। तो अगर कोई पेशेंट है जिसको यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन है और वो वायरल फ्लू के साथ आया है, उस वो कहता है मुझे फ्लू है, मुझे नजला हो रहा है, बुखार हो रहा है, तो फिर आप उसको ये वाली मेडिसिन दोगे? एक बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया का पेशेंट आया है, उसको नजला जुकाम है, आप उसको ये मेडिसिन नहीं दोगे क्योंकि इसमें फिनाइलेफ्रीन है। फिनाइलेफ्रीन क्या करेगी, अल्फा 1 रिसेप्टर को
प्रोस्टेट में एक्टिव करेगी, और प्रोस्टेट में जब वो एक्टिव हो जाएंगे तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। तो उसमें हम ऐसी ड्रग देंगे जिसमें फिनाइलेफ्रिन ना हो। तो ये चीज आप लोगों ने देखनी है, तो ये इसका मेन साइड इफेक्ट है। चलिए बस आज थोड़ा सा ही रह गया। अगर आप लोगों को कल के साथ पढ़ना चाहते हैं फिर कल ज्यादा हो जाएगा, या अगर अभी 10 मिनट की ब्रेक चाहते हैं तो आप लोग बता दें, 10 मिनट आप लोग ब्रेक ले लें, 10 से 15 मिनट। चलिए सही हो गया, कल पढ़ना है। चलिए एक स्लाइड ये आखिरी ये वाली करवा दूं, क्योंकि इसी से रिलेटेड है। तो ये आप लोग कर लें, फिर कल ज़्यादा हो जाएगा, फिर कल हम ब्रेक कर लेंगे। अच्छा, कल मतलब इतना ही होगा जितना भी है, मेन आज वाला था समझाना। अब फिनाइल है, ये तीन चीज यूज कर लिया। बाकी ये दो के आप यूजेस पढ़ लेना। अल्फा वन के जो मेडिसिन है, कि नेजल डीकंजेशन के तौर पे यूज होती है, और मेथोक्सामिन सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के लिए यूज होती है। बस मैं आपको बता देता हूँ कि ये टैकीकार्डिया के लिए क्यों यूज होती है, तो इसके बाद हमारा लेक्चर एंड है। टैकीकार्डिया के लिए कैसे अल्फा वन एगोनिस्ट यूज होता है। अल्फा वन एगोनिस्ट टैकीकार्डिया के लिए इस तरह यूज होगा। अल्फा वन एगोनिस्ट है, ये दिया, क्या होगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन होकर रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया, और रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया होगा तो प्रोक्सिजोमल जो सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया था वो हम सही कर सकते हैं। तो इन दिस वे इट कैन बी यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ प्रोक्सिजोमल टैकीकार्डिया। सो कल बाकी हम करेंगे। तो अब मुझे बताएं कि यहाँ तक आप मतलब सबको समझ आ गई, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थोड़े कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है जो कि मुझे थोड़ा स्लो समझाना पड़े। और मैं चाहता हूँ कि ये एएनएस आपको बहुत अच्छा आता हो, क्योंकि इसमें से आप वाइवा तो बहुत ज़्यादा होने ही होने, और ये वाइवे पे ही आप लोगों को बाकियों से डिस्टिंग्विश आप लोग करोगे। चलिए, सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हो गई हैं। बाकी इंशाल्लाह अब हम कल करेंगे, और कल पहले ये वाला होगा। कल थोड़ा ज़्यादा टाइम फिर से लगेगा, तो आप लोग कर लें। कल इंशाल्लाह फिर हम इस तरह करेंगे कि 50 मिनट होंगे, फिर 10 मिनट्स की ब्रेक होगी, 10 to 15 मिनट्स की, ताकि आप लोग रिफ्रेश हो जाएं। फिर अगले 50 to 60 मिनट फिर से लेक्चर होगा। हाँ, मैं लेक्चर सिर्फ इसलिए जल्दी नहीं कर रहा, हाँ पोल वाले एमसीक्यूज रहते हैं। चले वो जिसने करने हैं कर ले। चलिए पहला पोल आ गया। ये आप लोग इंटरनेट पे भी ढूंढोगे ना, उधर भी वो इसकी एक्सप्लेनेशन ही देंगे, बस वो कहेंगे अच्छा ये रिवर्स हो गया, ये ऐसे हो गया, वो वैसे हो गया, बस दिया। इंटरनेट पे आप इंटरनेट पे सर्च करोगे, आप लोग लिपिन में भी पढ़ लेना, वो जब एक्सप्लेन होती है उसमें भी नहीं लिखा हुआ। ये सारी चीज़ें बड़ी ढूंढ के बतानी पड़ती हैं। सो वेरी गुड, इस क्वेश्चन का काफ़ी हाँ आंसर सही दे रहे हैं, तो अब गलत देने लगते हैं, फिर से सही है। ये आप लोग को जो समझा दिया है, ये देखें, ये सारा ना आप लोगों के उसका होता है। ये सारी चीजें लिंक करनी पड़ती है खुद ढूंढ ढूंढ के। ये आप लोग लिंक कर सकते हो, फिर इंटरनेट से पढ़ो, डिफरेंट वीडियोस देखो, वो डिफरेंट जगहों से ये सारी चीजें इकट्ठी की होती है, ये एक जगह पे कहीं पे भी नहीं मिलेगी। एपिनेफ्रिन और ये किस तरह रिवर्स हो रहा है, क्यों यूज होता है, क्या फायदा होता है। कुछ कैप्लान से चीजें उठाई हुई हैं, कुछ लिपिन से उठाई हुई हैं, कुछ मिनी से उठाई हुई हैं, कुछ बिग से उठाई हुई हैं, कुछ इंटरनेट से उठाई हैं, तो मिल मिला के ये लेक्चर होता है। चलिए, नाउ आई एम गोइंग टू एंड द पोल। आंसर है फिनाइल एपिनेफ्रिन। अच्छा, इसको कोई एक्सप्लेन कर दे। अब ये सब ने पढ़ लिया हुआ है, अब कौन एक्सप्लेन करना चाहता है। फखरे माही। कोई हैंड रेस करे जो एक्सप्लेन करना चाहता है। अनम्यूट मैंने किया था।
फिर से मैं कर रहा हूँ, चले। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। सर। इसमें हम बाकी ऑप्शंस इसलिए नहीं देंगे क्योंकि वो उनकी कॉन्ट्रडिक्शंस में आ जाएंगी ना। और ये और ऐसा नॉन साइक्लोपीडिया है और इसने वेजो कंस्ट्रक्शन नहीं करानी है फिनाइलेफ्रिन ने। मिडियाटिक इफेक्ट। मीडिएटिक इफेक्ट हो गया। साइक्लोप्लीजिया क्या होता है? सर चले कोई बात नहीं, कोई और बता दे साइक्लोप्लीजिया क्या होता है। देखें, कोशिश किया करें, कुछ नहीं होता, अभी स्टार्ट है साल का, कोई इतना कोई मसले की बात नहीं है। वलीद बाबर। हेलो हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी? सर, साइक्लोप्लीजिया उन्होंने बोला है कि नहीं करवाना। तो साइक्लोप्लीजिया हम्म, पैरासिम्पैथेटिक फंक्शन है, वो M3 रिसेप्टर पे ड्रग अगर कोई एक्ट करेगा तो तब चलेगा। तो इधर ये सिर्फ अल्फा 1 पे कर रहा है तो मिड्रियासिस करवा देगा सिंपल। हाँ सही हो गया। तो कौन सी M3 रिसेप्टर की ड्रग कर सकती है साइक्लोप्लीजिया? सर पाइलोकार्पिन। पाइलोकार्पिन एगोनिस्ट है कि एंटागोनिस्ट है? नो सर, यहाँ पे उसका नाम क्या है सर, अभी ड्रग्स याद नहीं है, लेकिन ये रीजन बस नहीं, यही थी। एगोनिस्ट करती है कि एंटागोनिस्ट करती है, बस नाम बेशक सर मत बताना। एगोनिस्ट करेगी, एगोनिस्ट एगोनिस्ट कॉन्ट्रैक्शन नहीं, करवाएगी ना सर। एंटागोनिस्ट। साइक्लोप्लीजिया कॉन्ट्रैक्शन होती है कि पैरालिसिस होता है? सर प्लीजिया। साइक्लोप्लीजिया में अकोमोडेशन लॉस है ना, तो वो एंटागोनिस्ट हाँ करवाएगी, सही है सर। हाँ जी, हाँ जी, तो एंटागोनिस्ट। जो जी सर। सिंपैथोमाइमेटिक का इफेक्ट है वो उसका एंटागोनिस्ट का होगा, इस तरह याद किया करें। जो इसका जी सर। माइमेटिक है वो एंटागोनिस्ट, सो वेरी गुड। चले, ये हमारे पास हो गया। तो ये हमारे पास अच्छी ड्रग होगी, सही हो गया। हम एंटी मस्क्रीनिक से बेटर है कि इसको प्रेफर करेंगे, क्योंकि ये अकोमोडेशन पे मसला नहीं करेगी। उस बंदे ने बाद में ड्राइविंग करके घर जाना होगा ऑब्वियसली, या मोटरसाइकिल पे आया होगा, तो उसको अकोमोडेशन की रिक्वायरमेंट है। चले, चले एक और एमसीक्यूज फिर आप लोग छुट्टी करें, और चलिए लास्ट एमसीक्यूज। चलिए, ये वैसे कॉन्सेप्ट आप लोगों ने बहुत सही तरह से कल पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें आ गया हमें, बट आप लोग आंसर इसका सही लगा रहे हो। सो कॉल मैं एंड करता हूँ ताकि आप लोगों को दिखा दूँ। आंसर आप लोग का सही है कि नॉरएपिनेफ्रिन। यस, इट इज नॉरएपिनेफ्रिन। इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको थोड़ा सा हल्का सा बता देता हूँ। जो एम्फेटामीन है, कोकेन और टायरामीन है, ये पता है क्या करते हैं, ये तीनों रिलीज करवाते हैं नॉरएपिनेफ्रिन को, सही हो गया। ये जो वेजिकल्स हैं, वेजिकल्स से रिलीज करवाते हैं नॉरएपिनेफ्रिन को साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। जो रेजरपीन होती है ना, ये वेजिकल्स में से नॉरएपिनेफ्रिन को पहले ही खत्म कर देती है। यानी एम्फेटामीन, कोकेन और टायरामीन का कोई इफेक्ट ही नहीं होगा, क्योंकि वेजिकल के अंदर नॉरएपिनेफ्रिन है ही नहीं। तो फिर हम नॉरएपिनेफ्रिन डायरेक्टली दे देंगे, यानी बॉडी के बाहर से दे देंगे। यानी इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स काम कर ही नहीं सकती इन द प्रेजेंस ऑफ रेजरपीन। इनडायरेक्ट एक्टिंग रिलीजर्स, तो इनडायरेक्ट एक्टिंग रिलीजर आप लोगों ने कल पढ़ने हैं, तब ये आप लोग को समझ आ जाएगी एग्जैक्ट। तो अभी कुछ को समझ आ जाएगी, अभी कुछ को आ गई होगी कि जो रिलीज करती है ना ड्रग्स। थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, इसको मैं डायग्रामेटिकली ही दिखाता हूँ तो आप लोग को समझ आ जाएगी।
ये वाली आप डायग्राम देखें, ये डायग्राम आप लोगों को पहले दिन दिखाई थी, और ये वाली डायग्राम में आप लोगों ने देखना है रेजरपीन ये काम कर रही है। ये रेजरपीन है। रेजरपीन ना जो वेजिकल है इसमें स्टोरेज रोक देती है। अब स्टोरेज वेजिकल्स में होगी नहीं। जो यहाँ पे ड्रग काम करती है ना, जो वेजिकल से रिलीज करवाती है नॉरएपिनेफ्रिन, वो होती है कोकेन, रेजरपीन, ये डिफरेंट ड्रग्स। कोकेन, सॉरी कोकेन नहीं, वो वाली ड्रग्स होती हैं एम्फेटामिन्स, और कोकेन होती है जो रीअपटेक करती है। तो ये वाली जो रेजरपीन है ये क्या करती है, नॉरएपिनेफ्रिन ही प्री सिनेप्टिक टर्मिनल पे खत्म कर देती है। नॉरएपिनेफ्रिन खत्म होगी यहाँ पे, अब यहाँ पे है ही नहीं। तो हम इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स देंगे, उससे नॉरएपिनेफ्रिन के लेवल पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, नॉरएपिनेफ्रिन बॉडी के बाहर से ही दे देंगे कि बॉडी के बाहर से ही तुम चल जाओ, तो फिर वो काम कर सकते हो। तो आई होप ये आप लोगों को बात समझ आ गई होगी। सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। सो आई होप आप लोग को ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। कल भी काफ़ी चीज़ें आप लोगों ने पढ़नी है, तो ये वाली चीज़ें क्लियर कर लेना। कल थोड़ा इजी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आज मिक्स्ड ड्रग्स थी जो कि बोथ पे एक्ट करती थी। कल थोड़ी सी वही ड्रग्स रह गई हैं जो कि सिर्फ अलग-अलग काम करती है, तो वो आपको इजीली आ जाएगी। आपको बस रिसेप्टर का फंक्शन पता, आपको उस ड्रग का फंक्शन, बीटा 2 का आपको फंक्शन पता, आपको ड्रग का फंक्शन वैसे ही आ जाएगा। तो कल आपको कोई मसला नहीं होगा, कल बहुत ईजी है। लेकिन कल नेक्स्ट चैप्टर थोड़ा मजा आएगा करने का इंशाल्लाह। सो कल, सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज।